क्रोनोलाइफ एक दूसरे विश्व में स्थित एक खेल ने अभी अपना नया महाद्वीप खोला था। विकासकों ने वादा किया था कि इस विश्व से जुड़ने पर खिलाड़ी 100 मिलियन नए उपयोगकर्ताओं से मिलेंगे, शानदार साथियों के साथ समय बिताएंगे और साथ में डंगियंस और बॉस को जीतेंगे। एक सिस्टम अलर्ट ने किंगॉक, मुख्य पात्र, को बताया कि उसका नया किरदार बन गया था और उसका स्वागत किया। सिस्टम के अभिवादन के बाद किंगॉक कुछ पलों के लिए रुक गया और दूर तक देखता रहा। उसने नए महाद्वीप के दृश्य को अद्भुत सुंदर पाया, लेकिन कुछ गलत लगा। उसने सोचा कि और कोई क्यों नहीं था और वादा किए गए 100 मिलियन उपयोगकर्ता कहाँ गए। यह देखकर कि उसके हाथ में एक बेलचा था, वो हैरान था कि विकासकों का उससे क्या करने का इरादा था। उत्सुकता में किंगॉक ने बेलचे को जमीन में घुसा दिया। तुरंत उसके पैरों के नीचे की मिट्टी नीले रंग की रोशनी से चमक उठी और एक बड़ा जमीन का टुकड़ा हवा में उड़ गया। इस प्रदर्शन से हैरान वो स्थिर खड़ा रहा जब टुकड़ा उसके पास जमीन पर गिरा। हैरान होकर उसने सोचा कि क्या वो गलत खेल में आ गया था। हिचकिचाते हुए उसने बेलचे से टुकड़े को हल्के से छुआ, जिससे एक छोटा विस्फोट हुआ। मिट्टी गायब हो गई और उसके इन्वेंट्री में प्रकट हुई। ऐसा लगा कि क्रोनोलाइफ के विकासकों ने मानव जाति के सबसे लोकप्रिय खेल से मैकेनिक्स चुराए थे। और परखने के लिए उत्साहित किंगॉक एक पास के पेड़ के पास गया और बेलचे से उसके तने पर मारा। पेड़ का एक टुकड़ा टूट गया और उसके इन्वेंट्री में चला गया, जिससे एक सिस्टम सूचना आई कि एक नया क्राफ्टिंग आइटम उपलब्ध है। एक विंडो प्रकट हुई जिसमें उससे एक लकड़ी के टुकड़े से कुर्सी बनाने को कहा गया। सोचकर कि यह इतना आसान नहीं हो सकता, उसने क्राफ्ट को कंफर्म किया। हैरानी की बात थी कि एक लकड़ी की कुर्सी उसके सामने प्रकट हुई और लकड़ी का टुकड़ा उसके इन्वेंट्री से गायब हो गया। कुर्सी पर बैठकर किंगॉक हंस पड़ा, यह कहकर कि यह मैकेनिक अनोखा लेकिन दिलचस्प था। लेकिन उसका आनंद जल्दी ही खत्म हो गया जब उसने महसूस किया कि वो अकेला था। उसने सवाल किया कि क्या यह सच में क्रोनोलाइफ था, एक ऐसा आरपीजी जिसमें दुश्मनों से लड़ना और लेवल बढ़ाना था। एक सिस्टम अलर्ट ने उसके विचारों को रोका, यह बताते हुए कि उसका क्राफ्टिंग स्किल लेवल बढ़ गया था और नए क्राफ्टिंग विकल्प उपलब्ध थे। निराशा में बैठकर उसने क्राफ्ट मेनू खोला और देखा कि अब वो एक लकड़ी का क्लब, एक तलवार और यहां तक कि एक सीज कैटापल्ट बना सकता था। नए आइटम्स में एक चीज ने उसका ध्यान खींचा और लकड़ी और सामग्री एकत्रित करने के बाद उसने एक ब्लूप्रिंट चुना और खेल द्वारा निर्देशित जगहों पर ब्लॉक्स रखे। राहत के साथ उसने अपना काम पूरा किया, एक घर बना लिया। अपने प्रयासों से संतुष्ट किंग जेस उस बिस्तर पर लेट गया जो उसने हाल ही में बनाया था। उसने सोचा कि यह विश्व इतना बुरा नहीं था और बिस्तर काफी आरामदायक थे, जो उसके असली घर से कहीं अधिक आरामदायक थे। यह आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि जेस, जिसका असली नाम जिसोका था, दक्षिण कोरिया में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उसने प्रेरक वाक्यांशों को याद किया, जैसे चमत्कार उनके साथ होते हैं जो कोशिश करते हैं, आपके प्रयास कभी धोखा नहीं देंगे, और कल के स्वयं को जीते, जिन्होंने उसे लगातार काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसका जीवन एक नीरस दिनचर्या में बदल गया। लेकिन क्रोनोलाइफ में प्रवेश करने पर उसने महसूस किया कि उसकी रोजमर्रा की चिंताएं जल्दी ही दूर हो गई। बेलचा पकड़कर जेस ने इस विश्व में संभावनाओं के बारे में सोचा, शायद 100 मीटर का घर या आंगन के साथ 2 मंजिला घर। उसने महसूस किया कि वह जैसा चाहे वैसा बना और जी सकता है, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यह विश्व वास्तव में सुंदर था। उसके विचार एक जानवर की दहाड़ से रुक गए जो सामने के दरवाजे के पीछे से आई। मुड़कर उसने एक बहुत ही क्रूर शेर भालू को देखा, जिसका खतरे का स्तर था, जो दरवाजे पर खड़ा था। यह पहली बार था जब जिसोका ने ऐसे राक्षस को देखा था। जैसे ही वो अगला कदम सोच रहा था, जानवर ने दहाड़कर उस पर हमला किया। किसी चमत्कार से जिसोका ने कूदकर खुद को बचा लिया, राक्षस के पंजों से बच गया, लेकिन उसका प्यारा बिस्तर टुकड़े टुकड़े हो गया। गुस्से में उसने बेलचे को दुश्मन की ओर तानकर कसम खाई कि यह उसकी संपत्ति नष्ट करने की कीमत चुकाएगा। लड़ने के लिए तैयार जिसोका ने हमला किया, लेकिन शेर भालू ने उसे हरा दिया, जिससे उसे कुछ अनुभव अंक खोने पड़े। सुरक्षित रूप से फिर से जीवित होने पर उसने महसूस किया कि वो बहुत कमजोर था। चारों ओर देखने पर जिसोका ने देखा कि उसका छोटा सा घर खंडहर में बदल गया था, जिसमें बिस्तर और कुर्सी दोनों ही असमान लड़ाई में नष्ट हो गए थे। दुख से अभिभूत वो लकड़ी की कुर्सी के टुकड़ों को पकड़कर घुटनों के बल गिर गया और चिल्लाया कि उसे मार देना ही काफी था।
उस खूंखार भालू को उसका मेहनत से बनाया घर क्यों नष्ट करना पड़ा? उसे पता था कि वो जानवर जल्दी या देर से वापस आएगा। जिसोका ने ठान लिया कि वो उस निर्दयी भालू से बदला लेगा। हालांकि उसे अभी नहीं पता था कि कैसे। कई घंटों बाद शेर भालू अपने क्षेत्र में घूमते हुए एक खेत के बीच में एक छोटा सा घर देखा। संतुष्ट दहाड़ के साथ उसने पूरी तेजी से दीवार तोड़कर झोपड़ी में प्रवेश किया, लेकिन अंदर वो निराशा में रुक गया। क्लब में स्वागत है दोस्त, गच ने खतरनाक ढंग से कहा, घुसपैठिए पर सीज मशीन की बंदूकें तानते हुए। अगले ही पल उसने लीवर खींचा। दर्जनों नुकीले भाले राक्षस की मोटी खाल को भेद गए, लेकिन ये उसे मारने के लिए काफी नहीं था। डार्टबोर्ड की तरह भालों से जड़ा हुआ शेर भालू गच की ओर दौड़ा। इसके लिए ही गच ने हाल ही में एक कैटापल्ट बनाया था। यह छोटा भालू बहुत हठी था, लेकिन वो ऐसा प्रहार सहन नहीं कर पाएगा। गोला बड़ी तेजी से राक्षस के चेहरे पर जा टकराया, उसके सारे दांत तोड़ दिए। जैसा कि उम्मीद थी, दुश्मन उसकी खोपड़ी और विशाल चट्टान के टकराव से नहीं बचा। बेलचे को राक्षस के बेदम शरीर के पास लाते हुए गच विजयी खड़ा था। जेस ने पहले यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि वो भालू दोबारा जीवित नहीं होगा। जैसे ही बेलचे की नोक ने भालू के फर को छुआ, एक चमकीला नीला प्रकाश फिर से प्रकट हुआ, जो खतरे के स्तर के राक्षस को हराने का इनाम था। इनाम में एक टुकड़ा मांस, 2 शेर भालू की खाल और 5 हड्डियां थी। और यह सब नहीं था। क्राफ्टिंग मेनू में अधिकतम क्रूर हेलमेट और शेर भालू का कवच खिलाड़ी के लिए उपलब्ध हो गया। अब जेस के लिए यह काफी लाभकारी था, इसलिए उसने शिकार पर जाने का फैसला किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शिकारी नहीं, बल्कि शिकार बन जाएगा। जैसे ही उसने क्राफ्ट मेनू बंद किया, किसी की परछाई उस पर पड़ी। पीछे मुड़कर उसने विशाल प्राणियों की भीड़ देखी। उनकी मुलाकात उतनी ही जल्दी खत्म हुई जितनी जल्दी शुरू हुई थी। और इस तरह जेस, जो अब जिसोका कहलाता था, 12वीं बार मरा। 49वीं बार राक्षसों ने उसका घर जला दिया और उसे फिर से उड़ा दिया। अपनी 118वीं मृत्यु पर उसे आखिरकार शक होने लगा। वो समझ गया कि ये प्राणी उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, लेकिन वे बार बार पूरी तरह अच्छी झोपड़ियों को क्यों नष्ट कर रहे थे। जिसोका को हर मृत्यु के बाद अपनी झोपड़ियों को शुरू से बनाना पड़ता था। इससे उसे लगा कि ये प्राणी जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा था तो उन्हें वो बिल्कुल नहीं मिला जो वे चाहते थे। क्या उन्हें सचमुच लगा कि वे इस तरह गॉक को खेल से बाहर कर देंगे? नहीं, अब उन्होंने उसे इतना गुस्सा दिला दिया था कि वह यहां से जाने वाला नहीं था। बार बार वो पुनर्जनन होगा, लेकिन वो देरसबेर उन सभी राक्षसों को मार डालेगा। और इस तरह 1000वां पुनर्जनन का समय आया। राक्षसों ने फिर से उस छोटी सी झोपड़ी को तोड़ने की उम्मीद की, लेकिन उन्हें एक विशाल संरचना का सामना करना पड़ा। ऊंची चोटी वाला भवन हर तरफ तरह तरह की बंदूकों से सुसज्जित था, और चोटी के सबसे ऊंचे बिंदु पर मुख्य पात्र एक सिंहासन पर भयावह भाव के साथ बैठा था। राक्षसों को समझाने के बाद कि वे उसके साथ लड़ाई नहीं जीत सकते, किंग जेस ने उन्हें अपने बॉस को लाने का आदेश दिया। उसी क्षण उसे पास में एक उड़ने वाले जानवर की चीख सुनाई दी। अपने मुंह को चौड़ा खोलकर वो प्राणी अपनी शिकार को निगलने वाला था। तभी अचानक एक लेजर किरण ने उड़ने वाले राक्षस को भेद दिया, उसके शरीर को टुकड़ों में बिखेर दिया। वो शॉट बाकी शत्रुओं के लिए चेतावनी था। अगर वे अब कार्रवाई में नहीं आए तो उन्हें एक एक करके गोली मार दी जाएगी। लेकिन वे क्यों स्थिर खड़े थे और हिल नहीं रहे थे? क्या तुम डर गए हो? जेस ने खतरनाक ढंग से पूछा, गर्व से मुस्कुराते हुए। इस आत्मविश्वास भरे भाषण ने राक्षसों की सेना को उकसाया। वे लड़ाई में दौड़े, लेकिन उसी पल उनमें से अधिकांश महल की रक्षात्मक बंदूकों से ढेर हो गए। कुछ ने फिर भी गोलीबारी के बैराज को तोड़कर पूरी तेजी से दीवार से टकराया। उन्होंने दीवार को तोड़ने की कोशिश शुरू की। उनकी कोशिशों ने जिसोका से केवल हंसी उकसाई। उसने जानबूझकर कुछ राक्षसों को इतना करीब आने दिया कि वो उन्हें आग उगलने वाली बंदूकों से जला सके। युद्ध का मैदान एक जीवित नरक बन गया। बचे हुए राक्षस स्थिति की निराशा को समझकर इस तपिश से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बॉस ने इन कायरों की कायरता को सराहा नहीं। उसका नाम ग्रैंड ट्यूरिस था और वो दूसरे विश्व के राक्षसों का बॉस था। खतरे का स्तर सर्वोच्च। जो कोई भी दुश्मन की ओर पीठ करने की हिम्मत करता, उसे वो अपने विशाल पंजों से कुचल देता। ग्रैंड ट्यूरिस फिर से उसके सामने प्रकट हुआ, और इस बार गॉक उसे हमेशा के लिए रोकने की उम्मीद करता था। दूसरी ओर राक्षस बॉस को यकीन था कि गॉक निराशाजनक था। चाहे उसका निर्माण कितना भी ऊंचा या विशाल हो, वो ग्रैंड ट्यूरिस को सांस लेने से रोक नहीं सकता था। हमले को तैयार करते हुए बॉस ने पूरी शक्ति से ज्वलनशील जेट छोड़ा। बस इतना ही। जैसे ही आग बुझी, जेस सामने आया। ग्रैंड ट्यूरिस ने पहले कहा था कि संरचना कितनी भी ऊंची या विशाल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा था
कि कथित तौर पर उसकी सांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ऐसा केवल इसलिए सोचता था क्योंकि उसने पहले कभी जेस द्वारा बनाई गई इतनी विशाल चीज का सामना नहीं किया था। इस दैत्य की तुलना में ग्रैंड ट्यूरिस बस एक छोटा सा छिपकली था। परिणाम स्वाभाविक था। ग्रैंड ट्यूरिस उस डेसेप्टिकॉन की मुट्ठी के एक ही प्रहार से चपटा हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ये आ रहा है, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस माना में क्या हो रहा है? हम माइनक्राफ्ट से स्टेरॉयड पर गुरन लैंड तक कैसे पहुंच गए? घृणित राक्षस बॉस को हराने के बाद जेस अपने गैनमैन के कॉकपिट से बाहर निकला। जमीन पर उतरकर लड़के ने बेलचे को मरे हुए प्राणी के धड़ तक लाया। तुरंत ही उसके इन्वेंट्री में कई नई वस्तुएं प्रकट हुई। 10 ग्रैंड ट्यूरिस की खाल, एक आंख, 2 दांत, एक दिल, 6 खून की बूंदें और दूसरा सामान जो फिर से नहीं सुनाई देगा। इस लड़ाई में जेस के लिए मुख्य इनाम यादसी जैक उपाधि प्राप्त करना था। उसकी प्रसिद्धि पूरे दूसरे विश्व में फैलने लगी। इसके अलावा दूसरे विश्व का शासक भी बदल गया। ग्रैंड ट्यूरिस मारा गया और उसकी जगह किंग जेस ने ले ली। दूसरे विश्व के प्राणी अब नए शासक को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि यह अंत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसोका को स्वामित्व का विशेषाधिकार प्राप्त है और अब वो क्रोनोलाइफ के विश्व में सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। ये उसके लिए बस शुरुआत है। अब से वो कुछ भी कर सकता है। इस बीच दूसरे विश्व के पूर्व स्वामी के क्षेत्र में 7 सेना कमांडरों को सिस्टम से अलर्ट मिल चुका था कि लॉर्ड ग्रैंड ट्यूरिस मर चुका है। कमांडर डोरो ने शुरू में तथ्यों की जांच के लिए एक जांच दल भेजने की सोची, लेकिन उसने जल्दी ही अपना इरादा बदल लिया। सिस्टम गलत नहीं हो सकता और इसलिए राक्षसों को युद्ध की तैयारी करनी होगी। प्राणी सभी रिजर्व को बुलाने वाले थे कि तभी एक शक्तिशाली कंपन की आवाज आई। वे उन कदमों की आवाज को किसी और चीज से नहीं भूल सकते थे। लॉर्ड ग्रैंड ट्यूरिस अपने क्षेत्र में पहुंच गया, जिससे उसके मातहत बहुत हैरान हुए। लॉर्ड के सामने झुककर सेना कमांडर डोरो ने बताया कि वे बदला लेने के लिए अपने योद्धाओं को भेजने वाले थे। तो तुम सब यहां इकट्ठा हो? ग्रैंड ट्यूरिस के मुंह से एक अपरिचित आवाज सुनाई दी। ऊपर देखने पर सेना कमांडरों ने पाया कि उनका स्वामी किसी तरह असामान्य लग रहा था। तो तुम लोग वही हो जो मुझे बार बार मारते और तड़पाते रहे? मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बनाया, तुमने ही सब नष्ट किया। बेलचे वाला लड़का डरावने ढंग से बोला, मशीन की आग के सॉकेट को खोलते हुए, दर्जनों लेजर तोपों को अपने शिकार पर तानते हुए। जेस ने कहा कि उनमें से प्रत्येक उसी भाग्य का हकदार था। राक्षसों के विरोध को सुने बिना उसने ठंडे स्वर में उन्हें चुप रहने और अपनी नियति स्वीकार करने का आदेश दिया। ग्रैंड ट्यूरिस की ज्वलनशील सांस की नकल ने उसी पल पूर्व स्वामी के क्षेत्र को जला दिया। जल्द ही जमीन ठंडी हो गई और सन्नाटा छा गया। पृथ्वी पर उतरकर किंग जेस ने मूल्यवान खनिजों की खनन शुरू किया। वैसे ग्रैंड ट्यूरिस की 7वीं सेना के कमांडर से मिलिए। डोरो के प्रति वफादार ये आदमी अब से मुख्य पात्र का पालतू होगा। बॉस से पूछकर कि क्या वो थक गया है, डोरो ने मदद की पेशकश की, ये कहते हुए कि वो खुद कर सकता है। जेस ने बताया कि डोरो पहले बड़ा हुआ करता था। वो आखिर बचा कैसे? जानवर मानव डोरो ने बदले में खुलासा किया कि वो अपने शरीर के एक हिस्से के साथ भी पुनर्जनन कर सकता था। हालांकि वो छोटा और कमजोर हो रहा था। जब जेस ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे खत्म करने में कोई परेशानी नहीं होगी, तो डोरो ने आंसुओं के साथ रहम की भीख मांगी। खनिजों के ब्लॉक्स को नीचे रखते हुए मुख्य पात्र ने सेना के जनरल से कुछ पूछने का फैसला किया। उसने पूछा कि आखिर ये लोग उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। जवाब में डोरो ने कई बार माफी मांगी। दरअसल एक दिन सृष्टिकर्ता उनके पास आया और उसने उन्हें एक रहस्योद्घाटन दिया। किंग जेस को खत्म करने का आदेश देने के बाद वो गायब हो गया। इस कहानी से हैरान मुख्य पात्र ने पूछा कि सृष्टिकर्ता एक सामान्य उपयोगकर्ता के साथ लड़ाई क्यों चाहेगा? क्या एक मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी पालक के दिमाग को समझ सकती है? डोरो ने गर्व से फुसफुसाया, लेकिन जब उसने जेस को यह कहते सुना कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत घमंडी हो रहा था जिसे एक उंगली से कुचला जा सकता था, तो वो चुप हो गया। बहरहाल डोरो को नहीं पता कि सृष्टिकर्ता से मिलने का कोई तरीका है या नहीं, और इसलिए वो असली कारण का पता नहीं लगा सकता। वैसे इस समय जानवर के मन में भी एक सवाल था। तुम आखिर करते क्या हो? डोरो ने पूछा। किंग जेस ने हंसते हुए समझाया कि वो कुछ करना चाहता था और इसलिए उसने एक टावर बनाने का फैसला किया। ऊपर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वो हमेशा से वहां कम से कम एक बार जाना चाहता था। उसका लक्ष्य चांद तक पहुंचना है। ये मजेदार लगता है, और क्या वहां कुछ दिलचस्प नहीं है? डोरो ने चिल्लाकर कहा कि यह बकवास है। चांद की कक्षा में तारे की सापेक्ष गति, बढ़ते टावर का वजन, अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित रहना, बहुत सारे कारक इसे असंभव बनाते हैं। हालांकि जिसोका ने समझाया कि उसका छोटा दोस्त सत ही सोच रहा था। वो वहां जाएगा क्योंकि चांद वहां है। यह रोमांस के बारे में है,
और वैसे भी ये सिर्फ एक खेल है, तो किसी तरह उसका टावर का विचार काम करेगा। उसकी तर्क की मूर्खता और कारण प्रभाव की अक्षमता से स्तब्ध डोरो को आखिरकार एहसास हुआ कि यह आदमी पूरी तरह से मूर्ख था। वे बर्बाद हो चुके थे, लेकिन अब जानवर के पास इस मूर्ख को अपना मालिक मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, और जब मौका मिलेगा वो निश्चित रूप से इसे नष्ट कर देगा। एक पूरा दिन बीत गया। किंग जेस और उसका छोटा दोस्त टावर बनाते रहे। डोरो खनिज ब्लॉक्स को ऊपर बॉस तक ले जाता और मुख्य पात्र खुद उन्हें सही जगहों पर रखता। कभी कभी वे टावर की स्थिरता के लिए ड्राइंग को समन्वयित करने के लिए रुकते। दिन ब दिन बीतते गए। एक बार डोरो को एक विशाल पक्षी ने लगभग उड़ा लिया, जो उड़ता हुआ निकला। हाँ, वे इस टावर के शीर्ष पर सोते भी थे, और जब वे सोते थे तो उनकी रक्षा स्वर्गीय ग्रैंड ट्यूरिस गोलेम करता था। वैसे ये दोनों मुझे उस समय की याद दिलाते हैं जब मैंने पहली बार माइनक्राफ्ट खेला था। हालांकि उनके विपरीत मैं कभी भी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल तक नहीं पहुंच सका। वहां पहले से ही ठंड हो चुकी थी, इसलिए उन्हें अपने लिए कुछ सर्दियों के कपड़े बनाने पड़े। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद अगर इस तरह सोचा जाए तो लगातार काम के दिनों में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। ये सभी घटनाएं सृष्टिकर्ता की नजरों से नहीं बच सकी। बेशक चांद तक पहुंचने की कोशिश उसे भी मूर्खतापूर्ण लगी, फिर भी यह कुछ दिलचस्प था। सृष्टिकर्ता इस तरह के समर्पित खिलाड़ी को बिल्कुल निराश नहीं करना चाहता था। तो जब वो चांद पर पहुंचेगा तो उसके लिए एक दिलचस्प घटना इंतजार कर रही होगी। जल्द ही किंग जेस, डोरो और उसके नए बॉस ने अंतरिक्ष सूट पहने और चांद की सतह पर कदम रखा। यह मानव के लिए एक छोटा कदम है, माइनक्राफ्ट समुदाय के लिए एक विशाल छलांग। जक ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा कुछ महसूस करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान डोरो था, जो खुशी से चीख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वाकई कामयाब हो गए थे। उन्होंने निश्चित रूप से पृथ्वी से चांद तक ब्लॉक्स का एक टावर बनाया था। बैठकर दोनों ने माइनक्राफ्ट में अब तक बनाए गए सबसे विशाल पेंसिल को देखा और टिप्पणी की कि यह कितना शानदार दृश्य था। वास्तव में डोरो ने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, और इसलिए उसे नहीं पता था कि चांद से दृश्य इतना सुंदर है। जनरल ने गॉग को इसे दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। खड़े होकर मुख्य पात्र ने सुझाव दिया कि वे आराम करना बंद करें और चंद्र सामग्री की खोज शुरू करें। उसी समय कुछ गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तुम नीले ग्रह के कचरे मरने के लिए इतनी दूर आए, एक राक्षस ने खतरनाक ढंग से गुर्राते हुए कहा, जो उनके सामने प्रकट हुआ। इस प्राणी को रक्तपीपासु चांदनी खरगोश कहा जाता था। इसका खतरे का स्तर SS था। इस छोटे से खरगोश से बहुत सारी शेखी थी, लेकिन ये एक ही प्रहार से अगले विश्व में उड़ गया। इस आदमी ने बस जेस और उसके साथी को थोड़ा डराया। डोरो को यह समझने का समय भी नहीं मिला उसके बॉस ने यह मैकेनिकल चीज कहां से ली। जैसा कि पता चला, खरगोश फिर भी बच गया। सिर उठाकर उसने दहाड़ा कि नीले ग्रह का कोई भी कचरा जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसके मुंह से निकलने वाली आवाजों ने मुख्य पात्र और उसके दोस्त को लगभग बहरा कर दिया। पता चला इस खरगोश ने अपने साथियों को बुलाया। अब यह पूरी स्थिति किसी समस्या जैसी दिखने लगी थी। बहुत जल्दी खरगोशों ने दोनों दोस्तों को घेर लिया। जेस ने अपने विरोधियों से लड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन एक मैकेनिकल पंजा स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। बॉस के खरगोशों की भीड़ का विरोध करने के प्रयासों को देखते हुए डोरो को एहसास हुआ कि वे बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए तैयार नहीं आए थे। लेकिन सेना के जनरल ने देखा कि ये राक्षस केवल इस व्यक्ति पर हमला कर रहे थे और उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये समझते हुए कि ये उसका मौका था, जानवर ने ग्रह पर लौटने का फैसला किया। हालांकि जब उसे टावर की याद आई तो जैसे कुछ ने उसे रोक लिया। पृथ्वी की ओर देखते हुए उसे ठीक ठीक याद आया कि किसने उसे ये अविस्मरणीय शानदार दृश्य दिखाया था। इस बीच जेस राक्षसों की भीड़ से लड़ता रहा। अचानक एक खरगोश ने लड़के की कमजोर जगह ढूंढ ली और पीछे से उस पर हमला किया। उसी समय एक तेज गति से एक प्रक्षेप्य ने उसे भेद दिया। यह डोरो था, जिसने दुश्मन को खत्म करने के बाद अपने बॉस के पास उतर लिया। हैरान जेस ने कहा कि उसे लगा था कि सेना का जनरल भाग जाएगा। डोरो ने जवाब में समझाया कि वो अपने मालिक को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसे कुछ सुंदर दिखाने के लिए आभारी था। और इससे पहले कि खरगोशों की भीड़ उन पर झपट्टा मारती, मुख्य पात्र ने कहा कि उसे अपने साथी का रवैया पसंद आया। एक पल बाद राक्षसों ने अपनी पूरी ताकत से उन दोनों के ऊपर ढेर लगा दिया। डोरो ने सोचा कि यह अंत है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह सुरक्षित था। शक्तिशाली चंद्रसूट में राक्षसों से दूर उड़ते हुए जेस ने देखा
कि डोरो ने भी उस रोमांस का स्वाद चख लिया था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसने परीक्षा पास कर ली थी, इसलिए अब लड़के के लिए पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। उसके शक्तिशाली सूट में कई उपकरण थे जिनसे वो उन सभी खरगोशों को नष्ट कर देगा। अपनी बाह को आगे बढ़ाते हुए जेस ने अपने दुश्मनों पर सूट की शक्ति को एक डरावनी मुस्कान के साथ छोड़ दिया। कुछ समय बाद चांद पर बैठकर और पृथ्वी को देखते हुए दोनों दोस्तों ने अपने पीने के गिलास टकराए। जब उन्होंने प्रत्येक ने एक गिलास अज्ञात पेय पिया, डोरो ने अपने बॉस से पूछा कि क्या यही उनका मूल उद्देश्य था। जेस ने बदले में समझाया कि चांद पर अपना नाम लिखने का विचार उन्हें प्रक्रिया के दौरान आया। वास्तव में उन्होंने उन अक्षरों को बनाने में काफी समय बिताया। डोरो ने सोचा कि उसका मालिक ये खेल क्यों खेल रहा था और ऐसा कठिन काम क्यों कर रहा था। फिर ग्रह की ओर देखते हुए जेस ने समझाया कि यह मजेदार था। वो और कहा पृथ्वी को निहार सकता था जबकि चांद पर बैठा हो। जैसे ही लड़के ने इस बारे में सोचा, उनके दृश्य की प्रशंसा एक बैंगनी आभा से बाधित हो गई। पता चला जमीन पर एक अविश्वसनीय शक्ति का विस्फोट हुआ था। दूसरे विश्व के ग्रह का एक विशाल हिस्सा कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। यह सब देखकर डोरो को विश्वास नहीं हुआ कि उसका पसंदीदा ग्रह लगभग आधा नष्ट हो गया था। शक्तिशाली सूट का वाइजर बंद करते हुए गॉक ने अपने साथी को यही रहने का आदेश दिया। वो खुद तुरंत उस दिशा में दौड़ा जहां से विस्फोट आया था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि डोरो को कुछ कहने का समय भी नहीं मिला। आखिर क्या हो रहा है? कौन ग्रह को टुकड़ों में उड़ा सकता है? इस बीच किंग जेस सतह पर पहुंच चुका था। इस बात से क्रोधित कि उसके बनाए ढांचे नष्ट हो सकते थे, उसने कसम खाई कि जिसने भी ये सब किया उसे मार डालेगा। जमीन पर पहुंचकर उसने अपना शक्तिशाली सूट उतारा और ग्रैंड ट्यूरिस गोलेम को बुलाने की कोशिश की। उसे निराशा हुई क्योंकि उसे गोलेम का सिग्नल कहीं भी महसूस नहीं हुआ। थोड़ा और आगे दौड़ने के बाद उसने आखिरकार ग्रैंड ट्यूरिस को देखा। अधिक सटीक रूप से उसने उसका बचा हुआ हिस्सा देखा। गोलेम इस विश्व के पिछले स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसके पास उसे हराने की ताकत थी। जैसे ही लड़के ने इस बारे में सोचा, उसके पीछे से किसी की आवाजें सुनाई दी। बॉस, बॉस, यहां कोई जिंदा बचा है। एक चीखने वाले प्राणी की आवाज आई जो गॉक के हाथ में हथियार की ओर इशारा कर रहा था। रहस्यमय आदमी हंसा। यहां कौन सा सनकी बेलचे के साथ घूमता है? हालांकि उसके बॉस के पास उड़ने वाला उरुस ने देखा कि वो खुद एक लकड़ी की छड़ी के साथ चलता है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था। इस आदमी के पास क्रोनोलाइफ विश्व का सबसे शक्तिशाली कस्टम हथियार था, 99 बार मजबूत की गई लकड़ी की छड़ी। लेकिन यह किंग जेस को परेशान नहीं करता था। अब वो जानना चाहता था कि यह बदमाश कौन था और उसने उसकी संपत्ति को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की। तो लड़ाई शुरू हो। क्रोनोलाइफ का सबसे शक्तिशाली उपयोगकर्ता, जिसके पास +99 मजबूत लकड़ी की छड़ी थी, उसका नाम पीस था। किंग जेस ने उन्हें नहीं पहचाना। उसने अभी तक किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं देखा था। टूटे हुए ग्रैंड ट्यूरिस को देखकर लड़के को एहसास हुआ कि यह उस छड़ी वाले संकी का काम था। और फिर वो टावर था जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत और समय लगाया था ताकि चांद तक पहुंच सके और सच्चे रोमांस का अनुभव कर सके। सब बर्बाद हो गया था। और किस लिए? यह शख्स आखिर कौन है? उसने जो कुछ किया उसके बाद? जाहिर है, एक संकी जो सिर्फ अंडरवियर पहने हुए है। जेस गुस्से में है। उसने संकी को सलाह दी कि वो अपने कृत्यों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। उरुस, वो प्राणी जो लड़के के साथ था, ने संकी के बारे में मजाक की सराहना की और अपने मालिक का हर तरह से मजाक उड़ाया। छड़ी वाला लड़का मुस्कुराया, ये मजेदार पाते हुए कि जेस को नहीं पता कि उसके सामने कौन खड़ा है। पीस का सफर लंबा रहा था और उसे अभी बहुत कुछ हासिल करना था, लेकिन जेस को जल्द ही पता चल जाएगा। पीस अचानक उड़ता है और जिसोका की ओर दौड़ता है। अगर किंग जेस को नहीं पता कि उसके सामने कैसा व्यक्ति है, तो उसे अपनी अज्ञानता की कीमत चुकानी पड़ेगी। पीस अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब आता है, हमला करने की ताक में। लकड़ी की छड़ी का हमला अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था, लेकिन जेस अपने अंतरिक्ष सूट के साथ इसे चकमा देने में कामयाब रहा। यह बहुत खतरनाक था। आखिरी प्रहार ने बाएं इंजन को नष्ट कर दिया। पीस ने अपने प्रतिद्वंद्वी की गति की तारीफ की। इस लड़के को बहुत कुछ जवाब देना है। वो फिर से अपने नए एलियन हथियारों का जखीरा निकालता है। लूना मिसाइल हमला शुरू। विभिन्न कैलिबर के कई गोले और एक सेल्वो पीस की ओर बढ़ा। लड़के को ऐसा हास्यास्पद शीर्षक मजेदार लगा। खैर, मेरे प्रतिद्वंद्वी के पास भी दिखाने के लिए कुछ है। पीस एक फैलता हुआ अपरकट मारता है जो पत्थर के ब्लॉक्स को हवा में उछाल देता है। गॉक्स देखता है कि चट्टानें करीब आ रही है और तुरंत आपातकालीन निकासी की कोशिश करता है। सेकंड्स पहले
लड़का अपने अंतरिक्ष सूट को छोड़ देता है जो प्रहार को झेलता है। जमीन पर गिरकर लड़का अपनी अगली रचना को मदद के लिए बुलाता है। किंग का किला पृथ्वी की गहराइयों से बाहर निकलता है। पीस एक विशाल चलते हुए किले के प्रकट होने से हैरान है। अचानक हरकतों के साथ किंग का किला उस जगह पर प्रहार शुरू करता है जहां पीस खड़ा था। उरुस भयभीत था। उसका मालिक नजरों से गायब हो गया। इस बीच डोरो चांद से देखता है। डायनासोर को उम्मीद है कि उसका मालिक ठीक है। किंग का किला अपनी विशाल हथेली को एक बिंदु पर दबाता है, फिर भी वो अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पिन करने में कामयाब नहीं हो रहा। पीस एक बाएं सिंगल से हमले को रोकता है, चलते हुए हेडलॉक के हमले को रोकने के लिए। जेस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। ये लड़का लकड़ी की छड़ी से सब कुछ रोक रहा है। अब पीस को दिखाने का समय है कि वो क्या कर सकता है। सनकी बहुत तेजी से दैत्य की बाह पर चढ़ता है। वो जाहिर तौर पर कुछ अविश्वसनीय करने वाला है। पलक झपकते ही पीस चलते हुए किले के सिर के ऊपर है। जेस अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी किलेबंदी के ऊपर मंडराते हुए देखता है। नीचे की ओर प्रहार। पीस ने चिल्लाकर एक विनाशकारी प्रहार किया। उसके चेहरे के भाव से देखकर पीस ने कुछ अजीब देखा। हवा में ढेर सारे क्यूब्स प्रकट होते हैं, पहले दर्जनों, फिर सैकड़ों, हजारों और दसियों हजार क्यूब्स अंतरिक्ष में प्रकट होते हैं। जेस अपने औजार का उपयोग करके एक पूरी सेना बनाता है। हर तरह के क्यूब्स की एक सेना, सब उसके बेलचे की बदौलत। सेकंडों में 10 लाख क्यूब्स का एक अवरोध बन गया। एक बेहतर हमले के खिलाफ एक बेहतर रक्षा। जेस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़का कौन है जिसके पास ऐसी अलौकिक शक्ति है। पीस भी हैरान है। बेलचे वाला वो बच्चा शर्मीला नहीं है, लेकिन हमें इसे खत्म करना होगा। सन की तेज गति से ब्लॉक्स के अवरोध को तोड़ता है और जिसोका के पास पहुंचता है। बेलचा बनाम लकड़ी की छड़ी। टकराव अवश्यंभावी है। कौन सा हथियार अधिक मजबूत होगा? कौन सा औजार का मालिक इस लड़ाई में जीतेगा? इन प्रहारों की टक्कर की ताकत खुली अंतरिक्ष से दिखाई दे रही थी। पूरी ग्रह इस युद्ध से कांप उठी। पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष की सभी दिशाओं में बिखर गए। एक पूरा ग्रह 2 हिस्सों में बंट गया। थोड़े समय बाद उरुस को आखिरकार उसका मालिक मिल गया। उरुस प्रभावित था। इस लड़के ने एक पूरा विश्व नष्ट कर दिया था। शायद डेवलपर्स को इसे और मजबूत बनाना चाहिए था। अचानक पीस ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। बेलचा अपने मालिक के हाथों में चमकीले नीले रंग की लौ से चमक रहा था। गॉक्स ऐसी स्थिति में कैसे बच गया? किंग गॉक्स अंतरिक्ष में जमीन के एक टुकड़े पर खड़ा था। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। लड़का हार मानना नहीं चाहता था। उसने सनकी को गालियां दी और फिर से उसे चिढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से थकान या हवा की कमी के कारण जेस बेहोश हो गया। वो बेलचा बहुत संदिग्ध लग रहा था। लड़के के पास इतना अजीब हथियार था। वो स्पष्ट रूप से कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। वो वास्तव में कौन है? पीस ने सोचा। अचानक एक विशाल दरार प्रकट हुई। उसमें से 2 लोग निकले, एक पुरुष और एक महिला। क्रोनोलाइफ के सीईओ चोय ड्यूकब और उनकी अभी तक अज्ञात साथी। ड्यूकब इस बात से खुश नहीं थे कि लड़के ने फिर से एक ग्रह नष्ट कर दिया। पीस ने पुरुष को अपने दादाजी कहकर संबोधित किया और पूछा कि वह यहां क्या कर रहे हैं। पुरुष ने लड़के से वही सवाल पूछा। उसी पल लड़की ने एक और बेहोश उपयोगकर्ता को देखा और उसकी ओर बढ़ी। जब लड़की लड़के को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, पीस ने पूछा कि क्या यह सुंदरता दादाजी की पोती है। लड़के को थोड़ा उठाते हुए श्यामला उसकी स्थिति जानने की कोशिश जारी रखती है। वो उससे और दृढ़ता दिखाने को कहती है। आखिरकार वही थी जिसने लड़के को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, भले ही उसे पूरे खेल में उसे मारना पड़ा। यह कितनी देखभाल करने वाली सहायता सेवा है, या अधिक सटीक रूप से दूसरे विश्व की प्रमुख डेवलपर यूरी। लड़का मुश्किल से समझ पाता है कि वो क्या कह रही है, लेकिन यह बहुत दर्दनाक था। गॉक्स फिर से बेहोश हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जिंदा है। बाकी को ठीक किया जा सकता है। लड़की लड़के को सीधे होठों पर चूमती है। अब यह वही रोमांस होना चाहिए जिसके बारे में गॉक्स बात कर रहा था। कुछ पल बाद उनके होंठ फिर से खुली अंतरिक्ष की खालीपन से जल गए। सुखद सपने मेरे प्यारे उपयोगकर्ता। थोड़ी देर बाद डोरो अपने मालिक को जगाने की कोशिश करता है। लड़के के गाल पर थप्पड़ मारकर वो उसे हौसला देता है। गॉक्स अचानक उठता है और चिल्लाता है कि उसे चोट लगी थी। सिर पकड़कर लड़का ये याद करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। अचानक उसे हाल ही में हुई घटनाओं की याद आने लगती है। एक टूटा हुआ विश्व, एक झटका लहर जो ग्रह को चीर देती थी। लेकिन अब वो सब गायब है। सब कुछ ठीक और सुरक्षित है। डोरो खुशी से जेस को गले लगा लेता है। वो अपने मालिक को स्वस्थ देखकर खुश था। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने कहा कि वो वास्तव में अपनी चिंता कर रहा था और उसे चांद पर कैसे रहना पड़ेगा, ये देखते हुए कि डोरो आसपास था। इसका मतलब है कि गॉक्स चांद पर है। घबराहट में लड़के के चारों ओर दौड़ते हुए डायनासोर ये जांचता है
कि स्वामी के सभी अंग ठीक है या नहीं। गी बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हालांकि उसे याद है कि उसने एक बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध में बुरी तरह घायल होने की बात की थी। जेस ने पूछा कि वो बेहोश होने के बाद क्या हुआ, सब कुछ बताए। डोरो खुशी खुशी वो सब कुछ बताएगा जो उसने देखा। सबसे पहले जो हुआ वो ये था कि जमीन दो हिस्सों में बंट गई। फिर एक विशाल अंतरिक्ष दरार से एक अज्ञात आवाज आने लगी। मानव आकृति ने सतर्क रहने और शांत होने को कहा। लड़की बेहोश लड़के को सीधे चांद पर ले आई। उसने डोरो को आश्वस्त किया कि लड़का पूरी तरह ठीक है और उसे बस ठीक होने के लिए समय चाहिए। उसने एक उपचार मंत्र का उपयोग करके उसकी जान बचाई। यह बहुत शक्तिशाली मंत्र था। डोरो ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या यह सृष्टिकर्ता है? क्या ये सब उसकी शरारतें हैं? यूरिया को यह सुनकर खुशी हुई कि डोरो को याद है कि वो कौन है, लेकिन यह उसका काम नहीं था। यह सब अन्य उपयोगकर्ताओं की गलती थी। खिलाड़ी पीस, जिसके पास +99 मजबूत लकड़ी की छड़ी थी, वो क्रोनोलाइफ के मुख्य सर्वर से आया था। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी। दूसरे विश्व ने नए उपयोगकर्ताओं को एक सिस्टम बैरियर के साथ संरक्षित किया था, जो मुख्य सर्वर के उपयोगकर्ताओं को प्रवेश करने से रोकता था, जब तक कि इसे +99 मजबूत लकड़ी की छड़ी ने तोड़ नहीं दिया। उसने एक ही विनाशकारी प्रहार में बैरियर को चकनाचूर कर दिया। अब वो अपने मूल विश्व में लौट चुका है, लेकिन पीस वापस आएगा। इस विश्व का शांति फिर से खतरे में पड़ेगी। ये सब जेस को तब पता चलेगा जब वो जागेगा। सृष्टिकर्ता को इस लड़के से बहुत उम्मीदें हैं। उसे हर तरफ से खुद को साबित करना होगा और बहुत कुछ हासिल करना होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद यूरा ने नष्ट हुए ग्रह को फिर से बनाया। एक जबरदस्त ऊर्जा ने ग्लोब के दोनों हिस्सों को दबाया। यह सब एक सुपरनोवा के निर्माण जैसा लग रहा था। धूल बैठ गई और डोरो ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसका आश्चर्य अवर्णनीय था। ग्रह पूरी तरह बहाल हो चुका था। डोरो ने इधर उधर देखा, लेकिन सृष्टिकर्ता जैसे ही उसकी जरूरत खत्म हुई, गायब हो चुकी थी। जादुई बैरियर भी बहाल हो चुका था। जब जेस बेहोश था, तब यही सब हुआ। अपने सहयोगी की बात ध्यान से सुनने के बाद लड़का हिचकिचाया। वो मानसिक रूप से खुद में खो गया था। वो बहुत घमंडी हो गया था। दूसरे विश्व का शासक कहलाने से उसे लगा कि वो अजय है। उसे फिर से यह सोचकर दुख हुआ कि वो कुछ भी बचाव नहीं कर सका। डोरो ने स्वामी को आश्वस्त किया कि आखिरकार वो सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी के खिलाफ युद्ध में बचा था, जो पहले से ही यह दर्शाता था कि उसने अच्छा लड़ा था। यह अजीब था क्योंकि लड़के ने ज्यादातर प्रहारों को रोका और जवाबी हमला नहीं किया। यह सब उस अजीब बेलचे की बदौलत था। वो इसके साथ ये सब कैसे रोक पाया? वो सबसे शक्तिशाली हथियार का सामना करने में सक्षम था, लेकिन क्योंकि एक पूरा विश्व नष्ट हो गया था। जेस ने बेलचे को डोरो की ओर बढ़ाया और पूछा कि क्या उसे पता है कि बेलचा किन सामग्रियों से बना है। लेकिन डोरो तो बस एक डायनासोर है। उसे खनिजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे एक विचार है कि कौन जान सकता है। जब खनिजों की बात आती है तो वो बौने हैं। वे नेविन खदान में एक साथ रहते हैं। बौने शिल्पकला, खनन और आभूषण बनाने में माहिर हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो जेस अपनी क्राफ्टिंग स्किल का उपयोग करता है। भले ही डोरो को नहीं पता कि खदान कहाँ है, उसके पास इसे ढूंढने की योजना है। सबसे तेज और सिद्ध तरीका है ऊंचाई से खोज करना। क्रिएट बटन दबाते ही जरूरी संसाधन एक बिंदु पर जुड़ने लगे। अब कुछ लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी लाने का समय है। उस +99 संकी ने, जिसने उसके घर को नष्ट किया, उसे एक अच्छी लड़ाई वापस मिलनी चाहिए। और यह रहस्यमय लड़की, उसे बस थोड़ा इंतजार करना होगा। उसका इंतजार करें जब तक वो ऐसी शक्ति हासिल न कर ले जो किसी भी घटिया खिलाड़ी से मुकाबला न कर सके। कोई भी बिना सजा के नहीं जाता। जेस का पक्ष। दूसरा विश्व, डार्क आइलैंड। कंकाल सेना संख्यात्मक श्रेष्ठता में लड़ रही है। उनका सामना 4 शक्तिशाली खिलाड़ियों से है। एक उपयोगकर्ता एक ही हमले में 5 से अधिक कंकालों को नष्ट कर देता है। योइम एक 49 स्तर का योद्धा है। लड़का खुश है कि यहां बहुत सारे कंकाल हैं और यह पिछली बार की तरह उबाऊ नहीं होगा। एक लाल बालों वाली लड़की जो केवल ढाल से लैस है, कंकालों की हड्डियों को धूल और राख में बदल देती है। पीच, ढाल योद्धा, 42 स्तर। लड़की ने देखा कि भले ही कंकाल बहुत सारे हैं, वे सभी बहुत कमजोर हैं। पशुकान वाला एक लड़का लड़की को उकसाता है। शायद ये उसके लिए आसान है क्योंकि वो खुद एक राक्षस है। फॉक्स, 41 स्तर का चोर और इस दस्ते का अंतिम खिलाड़ी ग्रेस है, 45 स्तर की जादूगरनी। ग्रेस को लगता था कि कठिनाई स्तर को विशेष रूप से नए खिलाड़ियों के लिए कम किया गया था। यह एक बहुत ही उचित निर्णय था क्योंकि अगर राक्षस बहुत मजबूत होंगे तो नए खिलाड़ियों की आमद की उम्मीद नहीं की जा सकती, और ये लोग डेवलपर्स की अपेक्षा से कहीं तेजी से मजबूत हो गए। क्या यह हो सकता है कि सर्वर को कुछ शौकिया लोग चला रहे हैं, क्योंकि हाल ही में सर्वर भी क्रैश हो गया था। फॉक्सर ने सोचा कि उनका दस्ता सर्वर पर सबसे मजबूत है
लेकिन योआहिम को ये शब्द बहुत घमंडी लगे। अचानक ग्रेस ने कुछ देखा। हवा में कुछ बड़ा उनकी ओर बढ़ रहा था। खिलाड़ियों ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तु पर बारीकी से नजर रखी। दृश्यता बहुत खराब थी, लेकिन हर सेकंड के साथ वस्तु करीब आ रही थी और इसका आकार अधिक स्पष्ट हो रहा था। लड़के उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कोई अज्ञात राक्षस मिल गया है। योइम सोचता है कि इस राक्षस का उनकी दस्ते से पहली बार मिलना निश्चित रूप से बदकिस्मती है। समूह वस्तु को तेजी से उतारने और संभवतः इसे खत्म करने के लिए विशेष उपलब्धियां हासिल करने के लिए तैयार है। इस बीच ग्रैंड ट्यूरिस के सिर के कॉकपिट में जेस बहुत खुश है। वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। खदानें लगभग वहां है, लेकिन डोरो कहता है कि यह सिर्फ कंकालों का निवास है। ग्रैंड ट्यूरिस के सिर में रहते हुए डोरो को विश्वास नहीं होता कि उसने इस विचार के लिए सहमति दी थी। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? यह रोमांस के बारे में है, जेस ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। जेस खुश था कि उन्हें ग्रैंड ट्यूरिस का सिर मिल गया था। उसी पल मुझे मार डालो की दयनीय फुसफुसाहट सुनाई दी। खिड़की से बाहर देखते हुए लड़के ने नीचे जीवित उपयोगकर्ताओं को देखा। वो इस विश्व में अकेला नहीं था। आखिरकार ऊपर से नीचे देखने पर यह स्पष्ट था कि समूह युद्ध के लिए या किसी से लड़ने के लिए तैयार था। एक तेज रोशनी की चमक ने जिसोका और डोरो को अंधा कर दिया। अज्ञात उड़ने वाली वस्तु पर कई जमीनी हमले निर्देशित किए गए। जेस ने अन्य खिलाड़ियों से इतने गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद नहीं की थी। दस्ते के प्रत्येक सदस्य ने लक्ष्य पर दूर से हमला करने की कोशिश की, सिवाय पीछ ढाल के। अपने साथियों को देखते हुए लाल बालों वाली लड़की ने भी अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी ढाल को ठीक से फेंकने के लिए घुमाया। विशाल घूर्णन बल के साथ सबसे मजबूत फेंक से राक्षस की रक्षा को पहली बार तोड़ना चाहिए था, लेकिन ढाल गौ की उड़ने वाली मशीन से टकराकर उछल गई। उनके सभी हमले खिड़की पर बारिश की बूंदों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। जेस समझ नहीं पा रहा था कि वे इतने कमजोर क्यों हैं। शायद ये सिर्फ नए खिलाड़ी हैं। उस अंडरवियर वाले लड़के के साथ युद्ध के बाद अंतर बहुत बड़ा महसूस हुआ। डोरो ने सज्जन से पूछा कि वे इस खिलाड़ियों के समूह का क्या करेंगे। क्या वे उन्हें बस जाने देंगे? जेस किसी भी तरह से उन्हें जाने देना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पहले हमला किया था। लड़के को हिसाब बराबर करना है। किंग ग्रॉक ग्रैंथोरिस की ओर मुड़ता है और हमलावरों को सजा देने का आदेश देता है। तोपों की सल्वो फायर करें, उन्हें मिटा दो। खिलाड़ियों का समूह देखता है कि अज्ञात राक्षस के जबड़े खुलने लगे। ग्रैंड ट्यूरिस अपनी बंदूक लोड करता है ताकि जवाबी हमला कर सके। यह देखकर योआहिम को बहुत बड़ी मुसीबत का एहसास होता है। मां बीम, दस्ते के 3 लोग सीधे प्रहार झेलते हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। योइम अपने पराजित साथियों को देखकर भयभीत हो जाता है। यह अविश्वसनीय था। सिर्फ एक हमले ने सबसे मजबूत दस्तों में से 3 सदस्यों को ढेर कर दिया। जेस ने एक जीवित बचे व्यक्ति को देखा। बेहतर होगा कि यह पहला प्रहार झेल ले, लेकिन अब लक्ष्य पर तब तक गोलीबारी करनी थी जब तक आखिरी लक्ष्य पर सीधा प्रहार न हो जाए। मां और 10 गुना अधिक माचा बीम। ग्रैंथोरस ने अपने चंचल साइटिक समर्थन पर आखिरी साहसी की दिशा में बड़ी संख्या में बीम छोड़े। पृथ्वी आग की लपटों में घिर गई। यह देखना असंभव था कि क्या हो रहा है। किसी तरह चमत्कारिक रूप से योआहिम मौत की किरणों से बच रहा था, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला और अंततः सभी लक्ष्य हिट हो गए। लैंडिंग के बाद जेस और डोरो चारों ओर देखने के लिए बाहर आए। योआहिम बेहोश पड़ा था। हथियार निर्माता की तलवार भी उसे इस खतरे से निपटने में मदद नहीं कर सकी। डोरो समझ नहीं पाया कि वे क्यों उतरे, क्योंकि यहां कोई नहीं था जिससे खदानों का रास्ता पूछा जा सके, जब तक कि जिस प्राचीन कंकालों को पुनर्जनन न कर दे और उनसे रास्ता न सीख ले। लड़के को यह विचार पसंद आया। यह वाकई काम कर सकता था। जेस एक नए प्रयास में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। उसने अपने बेलचे से हड्डियों और खोपड़ियों को छुआ, उनसे सामग्री इकट्ठा की। पहला संसाधन एकत्रण कार्य सफल रहा। तुरंत बाद एक विंडो प्रकट हुई जिसमें नई रेसिपी बनाने की क्षमता थी। सक्रियन की शर्तें बहुत अजीब थी, लेकिन यह बहुत दिलचस्प था। गाचो अब उनकी संसाधनों के संयोजन के आधार पर शक्तिशाली कंकाल बना सकेगा। लड़का अपनी नई क्षमताओं के साथ प्रयोग करने के लिए उत्साहित था, खासकर क्योंकि वहां ढेर सारे संसाधन उपलब्ध थे जिनसे वो कुछ भी बना सकता था। थोड़ी देर बाद लड़का कुछ छोटा और हड्डीदार बनाता है, एक और हड्डी वाला प्राणी जो कुत्ते जैसा दिखता है। लड़के ने अपने पिल्ले का नाम बेनाजी रखा और अब उसके पास कई अन्य दोस्त हैं। डोरो लड़के से तेजी लाने और बेवकूफी बंद करने को कहता है। उनके पास खेलने का समय नहीं है। अचानक लड़के को एक और सिस्टम संदेश में रुचि हुई, एक विशेष रचना। चूंकि लड़के ने 100 से अधिक अद्वितीय मॉडल बनाए थे, उसे कुछ बेहद दुर्लभ बनाने का अवसर मिला। हल्के से मुस्कुराते हुए गॉक ने कहा कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ है। 1 मिनट भी और न सोचते हुए लड़के ने क्रिएट बटन दबाया। विशाल हड्डियां एक साथ जुड़ने लगी।
जेस और उसके दोस्त खुले मुंह से देख रहे थे। ये कुछ अकल्पनीय था। लड़का और डोरो उस चीज से बहुत डर गए जो उन्होंने देखा। आतिशबाजी के विजयी विस्फोटों के बीच जेस प्रकट हुआ। उसने अपने मालिक का अभिवादन किया। 7 सितारा कंकाल एक महाकाव्य प्राणी का उपयोग करके बनाया गया था। लिच किंग ने खुद जिसोका के प्रति निष्ठा की शपथ ली। मरे हुए राजा घुटने टेकता है और अपने मालिक से उसे एक नाम देने की प्रार्थना करता है। डोरो घबराहट में है। यह प्राणी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कंकाल बड़ी मुसीबत बन सकता है। लिच किंग सबसे चालाक और दुष्ट राक्षस है। वो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन जेस ने पहले ही फैसला कर लिया था। अब से इस प्राणी का नाम पिगुडुक है। डोरो की आशंकाओं के बावजूद जेस अपने नए सेवक से खुश है। वो आज्ञाकारी लगता है और उसे यकीन है कि वो अच्छा करेगा। लिच अपने मालिक को नाम के लिए धन्यवाद देता है और पूछता है कि मालिक की पहली इच्छा क्या है। बेशक जेस ने तुरंत पूछा कि क्या पिगुडुक को नेविन खदान का पता है। डोरो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लिच किंग ने तुरंत उसे रोक दिया क्योंकि उसे वाकई पता है कि यह कहा है। जेस उसे तुरंत वहां ले जाने के लिए कहता है। आदेशों का पालन करने के लिए तैयार लिच ने कुछ पल पहले अपनी खूनी खंजर निकाली थी जब दो सामान्य दिखने वाले उपकरण एक दूसरे के संपर्क में आए। एक तेज चमक ने दूसरे विश्व के अंधेरे जंगलों को रोशन कर दिया। जिस पल ग्रह 2 हिस्सों में बंटा, अभूतपूर्व ऊर्जा की एक धारा अंतरिक्ष में उमड़ पड़ी। कुछ पलों बाद गेम डेवलपर ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। कई लोगों को समझ नहीं आया कि सर्वर पर क्या हुआ था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये सिर्फ सामान्य उपयोगकर्ता ही नहीं थे जिन्होंने इसे देखा। ग्रह पर रहने वाले विभिन्न राक्षसों ने भी इन संकेतों को देखा। यहां तक कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव भी इस अकल्पनीय दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए सतह पर आए। कुछ राजवंशों ने इस घटना को आश्चर्य के साथ देखा। यह वास्तव में काफी मनोरंजक था। क्या यह दूसरे विश्व के नए मेजबान उपयोगकर्ता का संदेश हो सकता था? और अन्य लोग जो दूसरे विश्व के शासक की स्थिति की लालसा रखते हैं? यह काफी आकर्षक बयान था। चांद पर उकेरे गए शब्दों को देखने वाले सभी लोग इसे किंग्स एडवेंट के दिन के रूप में जानेंगे। अब अपने नायक की ओर लौटते हैं। वे नेविन खदान की यात्रा के लिए तैयार है, लेकिन जेस इसके बाद कुछ करना चाहता है। लड़का अचानक मुड़ा और मरे हुए राजा को संबोधित किया। उसी पल लिच ने अपनी खंजर को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। लड़का सोचता है कि अब बदलाव का समय है और कंकालों को अब छिपने की जरूरत नहीं है। किंग लिच को समझ नहीं आता कि जेस का क्या मतलब है। लड़का समझाता है कि वे इन भूमियों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आखिरकार यहां अभी बहुत कुछ करना बाकी है और डार्क हाइलैंड को एक अच्छा बदलाव चाहिए। इस बीच लिच अभी भी अपनी खंजर को जीसी की नजरों से छिपाए रखता है। लड़का सुझाव देता है कि वे थोड़ा और रुकें और उसके विचार में एक महत्वपूर्ण काम शुरू करें। पिगुडुक को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है। नजरें मिलने पर गॉक सभी से तैयार होने को कहता है। सुरक्षा पहले। किंग लिच तुरंत खुद को एक निर्माण कार्यकर्ता की वर्दी में पाता है। जेस ने सबसे सुरक्षित रहने की जगह बनाने का फैसला किया। अगर वे एकजुट होकर काम करें तो वे इसे कम समय में बना सकते हैं। उनका लक्ष्य एक किला टावर है। उन्हें बहुत सारे हथियार इकट्ठा करने होंगे ताकि कोई भी करीब ना आ सके। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना उनके ऊपर है। सभी कंकाल उत्साहित और नई योजनाओं को लेकर उत्तेजित है। किंग लिच अभी भी ये देखकर हैरान खड़ा है कि क्या हो रहा है। कंकालों को फिर से महान बनाओ। थोड़ी देर बाद किंग लिच अपनी खंजर को उछालता है। उसे फिर से पकड़कर वो पूरी ताकत से लाल रिबन को काटता है। डार्क टावर का निर्माण औपचारिक रूप से पूरा हो गया। यह वाकई एक शानदार काम था। जेस ने डोरो की ओर देखा और उससे आखिरी सुरक्षा परीक्षण करने को कहा। डोरो स्पष्ट रूप से फिर से ऐसा करने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन स्वामी का आदेश उसकी इच्छाओं से ऊपर था। घुसपैठिए को निशाना बनाते हुए डोरो धीरे धीरे टावर की ओर मुड़ा। कुछ सेकंड के भीतर लक्ष्य की पहचान हो गई और उसे नष्ट कर दिया गया। अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पास हो गया। जेस अब मन की शांति के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकता था। अगर कोई ऐसा दुश्मन प्रकट हो जिसे वे संभाल न सके तो उन्हें लेजर सिग्नल भेजना चाहिए और भाग जाना चाहिए। जब वे उसे देखेंगे जेस निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए आएगा। बंगाजी को अलविदा कहने के बाद जेसर ने अपने नए घर पर नजर डाली। यहां जी के लिए अब कोई और काम नहीं है और वे नेविन खदान की ओर बढ़ने जा रहे हैं। वे मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं और एक बार फिर सभी को अलविदा कहते हैं। डार्क आइलैंड में यह काफी रोमांचक साहसिक कार्य था। अब मुख्य मिशन की ओर बढ़ने का समय है। डोरो ने पूछा कि उन्होंने दूसरा वाहन क्यों लिया और ग्रैंथोरस को पीछे क्यों छोड़ दिया। जी ने समझाया कि वो बहुत धीमा और अनाड़ी था। किंग लिच समझ नहीं पाता कि लड़के ने इस जगह पर इतना समय क्यों बिताया। डोरो भी हैरान था क्योंकि ये उनका मुख्य गंतव्य नहीं था। जेस ने उन्हें समझाया कि यह मजेदार था और उन्होंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया।
साथ ही उन्होंने कई नए दोस्त बनाए। किंग लिच ने जेस के बारे में सोचा। पिगुडुक चाहता था कि यह साहसिक कार्य भी मजेदार हो, जिसे ऐसा बनाने की कोशिश करेगा। और वास्तव में उन्होंने रास्ते में शानदार समय बिताया, शाम को आग के पास बैठकर ताजी हवा में टहलते हुए। आखिरकार वे सफलतापूर्वक खदान तक पहुंच गए। प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही उन्होंने बड़े समर्थन बीम देखे। पूरा रास्ता लाल खनिक लैंपों से रोशन था। पहली नजर में यह काफी शानदार जगह थी। ठीक है, यह सब तो अच्छा है, लेकिन बौने कहाँ है? लिच किंग की ताजा याद के अनुसार खदान के बौनों से काफी समय से कोई खबर नहीं मिली थी। जेस ने जो सुना उससे वो हैरान रह गया। एक निश्चित दिन के बाद से बौने खदान से बाहर आना बंद हो गए। जो लोग ये पता लगाने के लिए खदान में गए, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। डोरो घबरा गया कि लिच ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। मरे हुए राजा ने जवाब दिया कि उससे इसके बारे में पूछा ही नहीं गया था। जब समूह यह सोच रहा है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कोई ऊपर से उन्हें देख रहा है। अचानक जेस ने देखा कि दो लोग उस पर दूर से हमला कर रहे हैं। डोरो और लिच अजनबियों के हमले को रोकते हैं। चमकीली लाल आंखें आश्चर्य से उन्हें घूर रही है। जी ने पगोड़ा से जांच करने को कहा कि वहां क्या हो रहा है। लिच खुशी खुशी इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार है। मरे हुए राजा को आक्रामक रूप से लड़ाई में दौड़ते देख जेस कहता है कि उन्हें मारना नहीं है, बल्कि सिर्फ पकड़ना है। लिच दो बौनों को दो जोरदार थप्पड़ मारता है। जेस ने हमलावरों को अच्छे से देखा। ये वही लोग हैं जिन्हें वे ढूंढ रहे थे। लड़के को यह अजीब लगा कि बौने इतने आक्रामक हो रहे थे। क्या वे हमेशा ऐसे थे? एक के पास जाकर लड़के ने उसे होश में लाने की कोशिश शुरू की। होश में आने के बाद बौने ने अजनबियों को सलाह दी कि वे इस जगह से जल्दी निकल जाएं। इस खदान में अभी सभी बौने अपना दिमाग खो चुके हैं और हिंसक हो गए हैं। जो कोई भी खदान में प्रवेश करता है उसे मार दिया जाएगा। इन शब्दों के बाद समूह ने चारों ओर देखा और बड़ी संख्या में शत्रुतापूर्ण बौनों की मौजूदगी देखी। तो अगर वे इन दो को होश में ला सके तो बाकियों के साथ भी ऐसा करने का कोई तरीका होना चाहिए। संभवतः सिर पर जोरदार प्रहार ने उन्हें होश में लाया। हल्के से मुस्कुराते हुए लड़के को एक शानदार विचार आया। एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है, फिजियोथेरेपी। जेस बौनों की ओर मुड़ा। वो उन्हें हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है और वो सफल होता है। बौने गुस्से में है और युद्ध की इच्छा रखते हैं। मजा शुरू होता है। 3 लोग पूरे बौनों के परिवार के खिलाफ। लिच तुरंत अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करता है। वो नजदीक आ रही विरोधियों की सेना की ओर अंधेरे ऊर्जा के कई थक्के छोड़ता है। डोरो एक असली हेड क्रैब की तरह बूढ़े लोगों के सिर में घुस रहा है और गॉक अपनी मैकेनिकल मुट्ठियों का उपयोग करके अपने प्रतिरोध समूह को इधर उधर फेंक रहा है। यह बहुत रोमांचक प्रयास लग रहा था। जैसे ही लड़के ने सभी को सतर्क रहने को कहा, उसने अपनी पीठ को हमले के लिए खोल दिया। जेस ने अपने हमलावर को देखा और उसके हमले को पीछे धकेल दिया। उसी पल उसे लिच किंग ने मदद की। लड़के को उम्मीद नहीं थी कि लिच उसके बगल में होगा। वे एक दूसरे को चूक गए और लड़के ने कहा कि वो इसे अकेले कर सकता था। लिच को इसमें जरा भी संदेह नहीं है, यह बस एक संयोग था। यह सब देखते हुए जो पहला बौना जागा था, उसने इतना शोर न करने को कहा। ऐसा शोर एक असली राक्षस को जगा सकता है। अचानक एक विशाल हड्डीदार पंजा खदान की दीवारों को तोड़ता है। उसी सेकंड आसपास के सभी लोग आश्चर्य में जम गए। सोया हुआ जानवर अपनी नींद से जाग गया। किसी ने भी पहले इस प्राणी से मुलाकात नहीं की थी, यहां तक कि डोरो, जो सभी बड़े राक्षसों को जानता है, उसे भी नहीं। खैर, अब चीजें पूरी तरह से अलग मोड़ ले चुकी है। अब उन्हें पागल बूढ़ों के झुंड से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से लड़ना होगा। जेस और डोरो एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हटते हैं ताकि एक नई योजना बना सके। ये एक श्राप से पुनर्जनन हुआ था। ज़ॉम्बी ड्रैगन। आप पॉपअप विंडो में आगे की जानकारी व्यक्तिगत रूप से पढ़ सकते हैं। यदि यह सुविधा समर्थित नहीं है तो मेरी संवेदनाएं। राक्षस आपको तैयारी का मौका नहीं देता और तेजी से हमला करता है। अज्ञात कारणों से ज़ॉम्बी ड्रैगन केवल जोका का पीछा करता है। डोरो बहुत खुश है कि इस बार उसे टेस्टर बनकर राक्षस को अपनी ओर नहीं लुभाना पड़ रहा। कुछ तुरंत करना होगा क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। जेस तेजी से दौड़ता है और ग्रैंड ट्यूरिस को बुलाता है। ग्रैंड ट्यूरिस को यह साबित करने का मौका मिलता है कि वो उतना बेकार नहीं है जितना उसे समझा जाता है। शत्रुतापूर्ण राक्षस युद्ध के लिए तैयार है तो दिग्गजों की लड़ाई शुरू होने वाली है। दोनों प्रतिद्वंद्वी डरावने दिखते हैं, लेकिन ग्रैंड ट्यूरिस को नीचा देखा जाना पसंद नहीं। वो अपना इंजन चालू करता है और नजरों की लड़ाई को जारी रखने के लिए ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करता है। अचानक हरकत के साथ ज़ॉम्बी ड्रैगन प्रोपेलर को मार गिराता है और इस तरह जमीन पर आगे उतरता है। राक्षस अपने पंजों से ग्रैंड ट्यूरिस के सिर को पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई हरे आदमी की हार में खत्म होगी। डोरो ग्रैंड ट्यूरिस को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। उसकी गतिविधियां सख्त है। उसे अब अपने शरीर की जरूरत है।
जेसो का अनुरोध है, लेकिन उसे अभी नहीं पता कि वो कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि उसके पास जरूरी संसाधन नहीं है। अचानक लड़के को एक दिलचस्प विशेषता याद आती है। वो हड्डियों से कुछ ऐसा बना सकता है। अचानक जहां ग्रैंड ट्यूरिस का सिर था, वहां एक तेज चमक प्रकट होती है। ज़ॉम्बी ड्रैगन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और प्रकाश की चमक को घूरता रहता है। राक्षस ने अपने सामने कुछ अविश्वसनीय देखा। जेस ने एक बार फिर हड्डी निर्माता कौशल का उपयोग करके एक वस्तु बनाई। इस बार ये एक पौराणिक प्राणी है और सितारों की संख्या प्रभावशाली है। एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक स्तर का विशाल खोपड़ी ग्रैंड ट्यूरिस बेचारे ज़ॉम्बी ड्रैगन के सामने प्रकट हुआ। चाहे डर से हो या आत्मविश्वास से, राक्षस ने एक तेज चीख निकाली। ग्रैंड ट्यूरिस ने अपने सिर के साथ सामने से हमला किया। राक्षस तुरंत बेहोश हो गया, जिसके बाद बोन ग्रैंटियस ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी पूंछ से ऊंचा उछाल दिया। जे स्थिति पर बारीकी से नजर रखता है और आदेश देता है कि इस राक्षस को खत्म कर दिया जाए। ग्रैंटियस अपना सिर उठाता है और अपना मुंह चौड़ा खोलता है। वो अंतिम हमले के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करता है। स्कोल मेपो, दुश्मन पर सीधा प्रहार। इस तरह के हमले की शक्ति ज़ॉम्बी ड्रैगन को लगभग वाष्पित कर देती है। किरण अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करती रहती है। सभी इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे हैं। मौजूद लोगों में से स्पष्ट रूप से किसी ने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। जेस भी संतुष्ट है। शायद यह राक्षस उन सभी रहस्यमय गायब होने का कारण था। बाहर भी दर्शक इकट्ठा हुए थे। वे भी प्राचीन पर्वत को भेदने वाली विशाल ऊर्जा के स्तंभ को देख रहे थे। उनमें से एक सोचता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया है। अब वे क्या करेंगे? भूरे बालों वाले आदमी ने अपने शिक्षक से पूछा। उस आदमी ने एक कागज निकाला और उसे मरोड़ दिया। यह वाकई एक अच्छा सवाल था। अनुबंध अब मान्य नहीं था और उसने उसे फेंक दिया। यह आदमी एक शार्क है जिसका नाम हार्ट हीटर है और उसका सहायक रोम है। ऐसा लगता है कि अब उन्हें किसी मूर्ख से संपर्क करना चाहिए। जल्द ही नेविन खदान में शोर थम गया। होश में आए बौने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्ति का जश्न मनाने लगे, क्योंकि वे पराजित ज़ॉम्बी ड्रैगन की आग के पास पहुंचे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन पर ऐसा कोई शासन कर रहा था। यह बहुत अपमानजनक है। जब बौने राक्षस के अवशेषों का निरीक्षण कर रहे थे, जेस ने डोरो से पूछा कि क्या उसे कुछ दिलचस्प मिला, ये कहते हुए कि यह खाली है। छोटे जानवर मानव ने टिप्पणी की कि यहां कुछ अजीब हो रहा है। यहां ऐसा कोई राक्षस नहीं होना चाहिए था जिसके बारे में वो नहीं जानता। यह पहली बार है जब उसने इसे देखा है। तभी एक बौने ने बताया कि यह प्राणी एक दिन अचानक खदान में प्रकट हुआ था, ये कहते हुए कि अफवाहें उस तक पहुंची थी कि इन लोगों ने उन्हें बचाया। खनिक किम ने उन्हें पूरे दिल से धन्यवाद दिया। हाथ मिलाने के बाद किंग जेस और हरी दाढ़ी वाले बौने ने एक दूसरे का परिचय दिया। सही मौके का फायदा उठाते हुए मुख्य पात्र ने खनिक से कुछ पूछा। बूढ़े को अपना बेलचा सौंपते हुए उसने पूछा कि यह किस सामग्री से बना है। जब बुजुर्ग बौने ने वस्तु को अपने हाथों में लिया तो सभी को तुरंत एहसास हुआ कि वह अपने शिल्प का सच्चा उस्ताद है। इसकी बनावट, ये मोड़, उसने तुरंत इस शानदार छोटी चीज की प्रकृति का विश्लेषण किया। उसके द्वारा दिए गए जवाब ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि यह बेलचा क्या है या ये किस चीज से बना है। सचमुच उसे इस खनिज के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे यह आकर्षक लगा। तो अपने उद्धारकों को अलविदा कहने के बाद किम ने बेलचे के साथ भागने का फैसला किया। कुछ देर बाद यह समझते हुए कि यह बूढ़ा गीजर क्या करने वाला था, जेस ने गुस्से में उसकी दाढ़ी पकड़ ली और चिल्लाया कि वो ऐसे जल्दबाजी में न भागे। कुछ देर बाद किंग जेस ने बौनों को इस बेलचे की क्षमताएं दिखाई। ज़ॉम्बी ड्रैगन के आकार में एक ऊंचा फव्वारा बनाने के बाद उसने बेलचे को ऊपर उठाया और एक बार फिर पूछा कि क्या किसी को इस खनिज के बारे में पता है। खनिक ने फिर से जवाब दिया कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन वो फिर भी इस चीज को उपहार के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। उसकी बातों को अनसुना करते हुए जेस ने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो अभी भी जानना चाहता था कि उसका हथियार किस चीज से बना है, इसलिए उसने लिच किंग से पूछा कि क्या उसे पता है कि दूसरे विश्व में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। पेगुडुक ने सलाह दी कि लॉन्च प्लाजा जाए। चूंकि वहां उपयोगकर्ता पहली बार खेल शुरू करते हैं, वहां संभवतः बहुत सारी अलग अलग जानकारी भी होगी। हालांकि जोसा इस बात से हैरान था कि इस विश्व में एक लॉन्चिंग पैड है। वो खुद पहली बार खेत के बीच में प्रकट हुआ था। तो ये शुरुआती शहर कहां से आया? रिम, क्या वो मूर्ख अभी तक आया? हार्ट हीटर ने अपने सहायक से पूछा। लॉन्च प्लाजा के बाजार में टहलते हुए उसके पीछे चलते हुए रिम ने बताया कि मूर्ख ने वादा किया था कि वो अपने सभी कार्य पूरे करने के बाद आएगा। उनकी बातचीत किसी के चिल्लाने से बाधित हुई, जिसने पूरी भीड़ का ध्यान खींचा। लोगों को एक पत्रक दिखाते हुए जिसमें एक यांत्रिक पतंग का सिर बना हुआ था, लड़के ने सभी से ध्यान से सुनने को कहा। योआहिम ने दर्शकों को बताया
कि यह राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगर इसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो यह प्राणी दूसरे विश्व को बंजर भूमि में बदल देगा। दूसरों के लिए योइम दस्ते को मदद मांगते देखना आश्चर्यजनक था। इस मामले में बात वाकई गंभीर है। यह पूरा तमाशा लोन शार्क को मजेदार लगा। शूरवीरों की कतार के साथ चलते हुए उसने देखा कि आज सभी काफी उत्साहित है। उसी पल उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें यकीन है? एक महिला ने चंचलता से पूछा। अगर जैसा तुम कहते हो तो इस राक्षस से लड़ना निश्चित रूप से बहुत मजेदार होगा। जैसे ही महिला ने यह कहा, शूरवीरों की कतारें गति में आ गई। चौराहे पर मौजूद सभी लोगों ने सैनिकों के कवच पर बने पैटर्न को तुरंत पहचान लिया। अब सामने शाही महल के रक्षक चल रहे थे। यहां दैवीय गिल्ड के सदस्य इकट्ठा हुए थे। उनके अलावा लाल लाल वस्त्र पहने योद्धा भी चौराहे पर कदम रख रहे थे। उनके सफेद क्रॉस वाले लाल लबादों ने लोगों को बताया कि 10 सबसे मजबूत पवित्र शूरवीरों का एक कुलीन समूह यहां आया है। यह क्रॉसिंग द लाइन गिल्ड है। शाही दरबार के सबसे मजबूत जादूगरों का समूह भी पीछे नहीं रहा। वे होलीलैंड गिल्ड से हैं। वालबिंदोन, धर्मी चोरों की गिल्ड, ने भी अपनी जगह ले ली। और इस पूरे परेड को पूरा करने के लिए दूसरे विश्व की सबसे शक्तिशाली संगठन यहां आया, न्याय गिल्ड। 5 गिल्डों का एक स्थान पर इकट्ठा होना एक नई संरचना बनाता है। वर्ल्ड गिल्ड एलायंस दूसरे विश्व की शाखा है। इस संगठन की वर्तमान कमांडर मिस हॉक है। योहाइम और उसके दस्ते के भाषण ने उनका ध्यान खींचा, और इसलिए योआहिम को मिस हॉक और वर्ल्ड गिल्ड को उस स्थान पर ले जाना होगा जहां यह राक्षस अभी प्रकट हुआ था। इसी समय नेविन खदान में कहीं किंग जेस ने अपने साथी को चेतावनी दी कि उसे अब थोड़ा ब्रेक लेने के लिए लॉग ऑफ करना होगा। जब वो लौटेगा तो वो सीधे लॉन्च पैड जाने की योजना बना रहा है। किम को अपने पास बुलाकर लड़के ने पूछा कि क्या वो उसकी अनुपस्थिति में खदान की चीजों का ध्यान रख सकता है। बुजुर्ग बॉने ने चेतावनी दी कि वो शायद शराब पीकर और आलस्य में समय बिताएगा, क्योंकि वे राक्षस के दमन में जी रहे थे। उसे निराशाजनक कहते हुए डोरो ने बॉने से पूछा कि उसके बैग में क्या है। तभी किम ने डायमंडियम निकाला और बताया कि वो इसे प्लाजा में बेचने जा रहा है और जेस को उस सौदे का सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। स्वाभाविक रूप से ये बॉनो को कैद से बचाने के लिए आभार में है। खदान के रखवाले के साथ बातचीत करने के बाद मुख्य पात्र ने गेम छोड़ दिया। उसने मरे हुए राजा को बूढ़े किम और डायमंडियम की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। जेस के अंत गेम विश्व से गायब होने से पहले सभी बॉनों ने उसे गर्मजोशी से विदाई दी। उनकी ओर हाथ हिलाते हुए उसने मुस्कुराकर वादा किया कि वो जल्द से जल्द लौटेगा। सिस्टम अलर्ट, आप गेम से लॉग आउट हो चुके हैं। किंग जेस उसी मुस्कान के साथ अपने बिस्तर पर लेटा था। उसका हाथ उठा हुआ था। वास्तविकता में वापस आने पर उसने धीरे धीरे वीआर हेडसेट चश्मा उतारा। कुछ देर तक वो बस छत की ओर देखता रहा, चेहरे पर असंतुष्ट भाव के साथ। हर बार जब वो गेम से वापस आता है, वास्तविकता उसे जोर से चोट पहुंचाती है। कुछ देर और बैठने के बाद लड़के को बहुत भूख लगी। अपने लिए करी बनाने के बाद वो मेज पर बैठा और समाचार चालू किया। हमेशा की तरह क्रोनोलाइफ, दूसरा विश्व, मीडिया में लोकप्रियता चार्ट के शीर्ष पर था। समाचार रिपोर्टों में कहा गया कि हाल ही में एक दुर्लभ सामग्री जिसकी कमी हो रही है ने विश्वव्यापी हलचल मचा दी। इस खनिज को डायमंडियम कहा जाता है। डायमंडियम एक महीने से बाजार में नहीं था। बड़े व्यापारिक बिंदु के कारण इसकी कीमत मूल कीमत से 10 गुना तय की गई थी। ऐसी खबर सुनकर जग को याद आया कि यही वो अयस्क था जिसे बूढ़ा किम बेचने जा रहा था। खैर, उस स्थिति में लड़के को जितना उम्मीद थी उससे थोड़ा अधिक पैसा मिलने वाला है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, समाचार ने घोषणा की कि डायमंडियम की वर्तमान बाजार कीमत 100 मिलियन प्रति किलोग्राम थी। आश्चर्य से लड़के ने अपने मुंह में डाली गई करी को भी उगल दिया। उसे यह भी नहीं पता था कि वो इस पूरे समय सचमुच सोने की खान पर बैठा था। इस बीच शुरुआती शहर के छोटे गेस्ट हाउस में रोम इस बात से वाकई नाराज था कि वो मूर्ख इतनी बुरी तरह से देर कर रहा है। क्या होगा अगर वो बिल्कुल ना आए? हालांकि हार्ट हीटर को भरोसा है कि वो निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि उसे हारने से ज्यादा नफरत है बनिस्बत मौत से। फिर भी ये मूर्ख दुनिया का नंबर 1 मूर्ख है। अरे, ये बहुत सज्जनतापूर्ण नहीं है, है ना? लोन शार्क अचानक मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। उसी समय शुरुआती शहर के केंद्र में किसी तरह की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। सिस्टम अलर्ट, दूसरे विश्व से कनेक्ट हो रहा है। इस घोषणा के बाद भीड़ भाड़ वाले चौराहे के ठीक बीच में एक अज्ञात योद्धा की आकृति बनने लगी। यह व्यक्ति सिस्टम की परिभाषा के अनुसार नंबर 1 है। उसका सुनहरा कवच, लाल बाल और सिर पर बैंगनी पत्थर वाला मुकुट, ये सभी विशिष्ट विशेषताएं उसे साधारण भीड़ से अलग करती है। सबसे कट्टर लेवलिंग योद्धा वापस आ गया है। थोड़ी देर बाद गेस्ट हाउस में हार्दिक मुस्कान के साथ लोन शार्क ने टिप्पणी की कि उनकी मुलाकात को काफी समय हो गया है। उससे सहमत होते हुए
कट्टर लेवलिंग योद्धा ने हार्ट हीटर से पूछा कि वो कैसा है। हाल ही में उसके पास अफवाहें पहुंची थी कि ज़ॉम्बी ड्रैगन मर चुका है। कट्टर योद्धा खुद इससे निपटना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब रिम चिड़चिड़े ढंग से अपने अतिथि के लिए चाय डाल रहा था, हार्ट हीटर ने उस लड़के के बारे में बात शुरू की जिसने ज़ॉम्बी ड्रैगन को मारा। ऐसा लगता है कि उसने इस लड़ाई के बाद नेविन खदान पर कब्जा कर लिया है। रिम को डांटने के बाद कट्टर योद्धा ने कार्रवाई के करीब जाने की मांग की। क्या तुम मुझे उसे खत्म करने के लिए भेजने वाले हो? उसने पूछा, अपनी चाय का एक महाकाव्य घूंट लेने से पहले। फिर गर्म पेय से अपनी जीभ जलने के दर्द से चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। इस बीच फर्श पर पड़े लड़के की ओर एक शीट फेंकते हुए हार्ट हीटर ने पूछा कि क्या वो नया अनुरोध स्वीकार करेगा। पत्ता ठीक कट्टर लेवलिंग योद्धा के चेहरे पर गिरा। उसका मिशन होगा कि वो उस व्यक्ति को ढूंढे जिसने उदास हाइलैंड्स में नेविन खदान पर कब्जा किया है। फिर कट्टर योद्धा को अनुबंध की शर्तों में लिखी गई बात को करना होगा। उसी समय नेविन खदान में इन भूमियों का मालिक फिर से गेम में वापस आ गया। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तो 2 घंटे भी नहीं हुए। दूसरे विश्व में प्रकट होते ही किंग जेस ने कहा कि उन्हें आज जल्दी करनी चाहिए। उनका रास्ता शुरुआती प्लाजा की ओर है। बूढ़ा किम भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि लड़का इतनी जल्दी आएगा, और इसलिए वो अपनी दोपहर की झपकी के कपड़ों में उसके सामने आया। हाल ही में समाचारों में सुनी बातों से उत्साहित जेसियम ठीक था, सब कुछ जाने के लिए तैयार था, और इसलिए लड़के ने घोषणा की कि वे अब जा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी। जेस ने एक बार फिर अपनी खदान की जिम्मेदारी अपने वफादार लिच किंग को सौंपी। उसने इस महत्वपूर्ण रणनीतिक सुविधा की रखवाली के लिए सबसे बुद्धिमान और मजबूत गार्ड को चुना। ये देखते हुए कि सज्जन किसी तरह बहुत जल्दी में है, पगोड़ा ने टिप्पणी की कि शायद डायमंडियम की कीमत काफी ऊंची है। आखिरकार वे डार्क आइलैंड के बगल में है। सभी जानते हैं कि डायमंडियम इतने खनिज समृद्ध स्थानों में भी बहुत कम मिलता है। इसलिए मरे हुए राजा ने उसे याद दिलाया कि इतनी मूल्यवान सामग्री को डिलीवर करना सुरक्षित नहीं हो सकता। न केवल अच्छी सुरक्षा की जरूरत है, बल्कि एक विश्वसनीय परिवहन साधन की भी जरूरत है। ये सोचने के बाद कि वे इतने सारे डायमंडियम को परिवहन करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, लिच और उसके मालिक ने एक सहमति बनाई। कुछ मिनट बाद पूरा अभियान ग्रैंड ट्यूरिस के सिर से बनाए गए अस्थायी वाहन में बैठ गया। पिगुडुक का विचार काफी चतुर निकला। उन्होंने बस सिर को अलग कर दिया, जिससे सभी सुरक्षा समस्याएं हल हो गई। इसके अलावा यह परिवहन साधन न केवल सुविधाजनक है, बल्कि काफी तेज भी है। और जब जेस गर्व से ग्रैंड ट्यूरिस की तारीफ कर रहा था, तभी पास में एक तीर की आवाज सुनाई दी। तीर अविश्वसनीय गति से निकला, जिसके बाद उसने मशीन के पहिए को भेद दिया। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने ग्रैंड ट्यूरिस को उछाल दिया, जिससे गॉक और उसके साथ सवार सभी लोग स्तब्ध रह गए। वर्ल्ड गिल्ड की सेना निकटतम पहाड़ी की चोटी पर दिखाई दी, और वह दुर्भाग्यपूर्ण तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस हॉक थी। ग्रैंड ट्यूरिस खुद को एक खुले क्षेत्र में घिरा हुआ पाया। हॉक के लिए यह अपनी प्रस्तुति शुरू करने के लिए एकदम सही मंचन था। टीएनटी से बंधे एक तीर को आकाश की ओर निशाना लगाते हुए महिला ने पूर्ण हमले की घोषणा की। जैसे ही उन्होंने धनुष की डोर छोड़ी, आकाश में एक चमकीली लाल चमक दिखाई दी। यह बाकी सैनिकों के लिए संकेत निकला। दैवीय गिल्ड अपने कमांडर के नेतृत्व में निकट युद्ध हमले में उतर गई। क्रॉसिंग द लाइन गिल्ड का दस्ता मैड सुयांग और वैनगार्ड के साथ सहायता के रूप में कार्य करेगा, और निश्चित रूप से आश्चर्य प्रभाव पैदा करने के लिए राक्षस पर आकाश से भी हमला किया जाएगा। बिबिडिटी बबिडिटी बू और उनकी होलीलैंड गिल्ड इसका ध्यान रखेगी। और ये लोग यहां क्यों आए, मुझे कोई अंदाजा नहीं। अधिकांश सैनिकों को आदेश देने के बाद मिस हॉक भी अपनी गिल्ड के पुरुषों के साथ युद्ध में कूद पड़ी। वर्ल्ड गिल्ड्स का गठबंधन ने ग्रैंड ट्यूरिस को पूरी तरह से घेर लिया था। अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए जे समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जांच करने का इरादा न रखते हुए लड़के ने मेटामेचा बीम सक्रिय कर दिया। हालांकि मिस हॉक ने ऐसी कार्रवाई की उम्मीद की थी। ग्रैंड ट्यूरिस के हमले से पहले महिला ने योजना ए के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। इसके कारण सभी सैनिक चकमा देने और जवाबी हमला करने में सफल रहे। गिल्ड कमांडर भी पीछे नहीं रहे और सामने की पंक्तियों में दौड़ पड़े। ऊपर से देखते हुए बिबिड बबाबू ने देखा कि राक्षस के बारे में कुछ जानकारी उन खिलाड़ियों की रिपोर्ट से मेल खाती थी जिनका उससे सामना हुआ था। वैसे हारा हुआ युवाहिम भी इस युद्ध में मौजूद है। सभी कमांडरों और दस्तों के सामने दौड़ते हुए वो सीधे ग्रैंड ट्यूरिस के ढांचे पर कूद पड़ा। अपनी तलवार को पूरी ताकत से झुलाते हुए उसने राक्षस की आंख को भेदने की कोशिश की, लेकिन जब उसका ब्लेड आंख से टकराया तो कांच की एक संदिग्ध खनखनाहट सुनाई दी। जल्द ही दुश्मन की आंख को भेदने में असफल होने पर योआहिम ने आंख के दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की आकृति देखी। कांच के करीब चिपककर
जेस उस लड़के को नफरत भरी नजरों से घूरने लगा। फिर उसने ग्रैंड ट्यूरिस के कांच के डिब्बे को तेजी से खोला, जिससे योआहिम विशाल मशीन के ढांचे पर जा टकराया। उनके जैसा एक खिलाड़ी देखकर वर्ल्ड गिल्ड की सेना ठिठक गई। तुम शापित चोर, किंग जेस ने गुस्से में दहाड़ा। अपना पैर ऊपर रखते हुए उसने और भी जोर से चिल्लाया कि वो किसी भी तरह से उन्हें अपना डायमंडियम नहीं देगा। उसी पल ग्रैंड ट्यूरिस के सिर के नीचे से एक विशाल यांत्रिक पैर निकला। जब लड़का मशीन के ढांचे को लात मारने लगा तो यांत्रिक पैर उसकी गतिविधियों को दोहराते हुए दुश्मनों को एक एक करके कुचलने लगा। अभी भी ये समझे बिना कि यहां क्या हो रहा है, कमांडर और उनके सैनिक युद्ध के मैदान से भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि चोरों की गिल्ड के प्रमुख ने सामान्य घबराहट को टाल दिया। सैनिक और उनके कमांडर उस खिलाड़ी को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें नहीं पता था कि वो दोस्त है या दुश्मन, इसलिए वे हिचकिचाए। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था, उस बदमाश ने उन पर हमला किया था और इसलिए आधिकारिक तौर पर उनका दुश्मन बन गया। बहुत जल्दी गिल्ड प्रमुखों ने अपने विचारों को समेट लिया। एक साथ वे एक संयुक्त हमले में दौड़े, एक दूसरे का समर्थन करते हुए और तेजी से लक्ष्य के साथ दूरी कम करते हुए। जब जेस ने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तभी एक अपरिचित आवाज सुनाई दी। पहली तलवार चलाने की शैली, चांदनी की चमक। ये शब्द बोलने के बाद कटर लेवलिंग योद्धा ने मैदान पर अधिकांश वर्ल्ड गिल्ड सैनिकों को काट डाला। इस तरह के प्रदर्शन को देखकर जेस और बाकी लोग आश्चर्य में ठिठक गए। इस बीच लाल बालों वाला तलवारबाज पहले ही उसके बगल में उतर चुका था। अजनबी के पास आते ही उसने पूछा कि क्या वो बेलचे वाला लड़का है जिसने खदान पर कब्जा किया है। लाल बालों वाले को संदेहास्पद नजरों से देखते हुए जेस ने पूछा कि अगर वो सही है तो क्या। फिर अपनी तलवार से उसके बेलचे पर प्रहार करते हुए कट्टर लेवलिंग योद्धा ने कहा, प्रिय ग्राहक, मुझे आपको सुरक्षित रूप से ले चलने दे। एक दृश्य शुरू होता है जिसमें नाइट क्वेथ से सुसज्जित सैनिकों की एक बटालियन दिखाई देती है। वे कहते हैं वो खूनी बदमाश कहा गया। अचानक सुनहरे कवच वाला एक लाल बालों वाला लड़का, ज़ाचरी एटवुड, अपनी मूनलाइट स्नो टॉर्नेडोज का उपयोग करता है और एक ही झटके में सैकड़ों सैनिकों को मार डालता है। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है, हाँ वर्ल्ड गिल्ड अलायंस, इससे तो वर्ल्ड अलायंस ज्यादा बेहतर है। उसे देखकर एक सैनिक को पसीना आने लगता है। अगले ही पल वे सभी एक साथ लाल बालों वाले लड़के पर हमला करते हैं। वो सभी हमलों को चकमा देता है और अपनी हेलफायर चाल का उपयोग करता है, जिससे हमला करने वाले सभी सैनिक जलकर राख हो जाते हैं। दूसरी ओर हमारा मुख्य नायक अपने कमांडरों के साथ इस दृश्य को ऐसे देख रहा है जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। हमारा मुख्य नायक फिर कहता है, वो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। क्या बूढ़े ने इसका अनुरोध किया था? तभी बौना जवाब देता है, ये मैं नहीं था। अचानक हमें टायरनो ड्रिल से एक आवाज सुनाई देती है और हमारा मुख्य पात्र कहता है, वो 10 स्तर का योद्धा है। दूसरी ओर लाल बंदा गिल्ड की जबरदस्त पिटाई कर रहा है। इस तीव्र लड़ाई के दृश्य को देखकर हमारा मुख्य नायक हैरान रह जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और हमारा हीरो सोचता है कि अगर उसने उस सनकी से लड़ाई की होती। हाँ, ये वही हीरो है हमारी दूसरी मैनवा का। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। लाल जटाधारी और उस सनकी की लड़ाई का ख्याल हमारे हीरो को ऐसा झटका देता है कि उसका दिमाग चकरघिन्नी हो जाता है। सोचता है, भाई इनमें से कौन बाजी मारेगा। अगले ही पल सीन बदलता है और कुछ लोग नजर आते हैं। एक जामुनी जादू वाली लड़की चिल्लाती है, ये नामुमकिन है, गिल्ड मास्टर्स भी हार गए, हम क्या खाक जीतेंगे। दूसरी लड़की जो गिल्ड मास्टर को कंधे पर लादे है बोलती है, वो लाल जटाधारी ने सबकी बैंड बजा दी। फिर फुसफुसाती है, पिछली बार का बदला लेना है। एक आधी इंसान लड़की चहकती है, मुझे तो डायमंडियम में मजा आ रहा है। फिर धीमी आवाज में कहती है, ठीक है, 3 की गिनती पर करते हैं, तैयार। अचानक हमारा हीरो टर्टर करता उनके बीच कूद पड़ता है और सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। मुख्य पात्र गरजता है, इसकी कीमत चुकाओगे। फिर एक घूंसा जड़ता है, आजमा के देखो, और तभी उसका रोबोटिक मुक्का तीनों को आसमान की सैर करा देता है। लाल जटाधारी हैरान पलट कर देखता है, हमें देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, बुरा नहीं है भाई। फिर हीरो को पुकारता है, अरे कस्टमर। हमारा हीरो शुक्रिया अदा करता है
यार, मदद के लिए धन्यवाद। पृष्ठभूमि में एक लड़की सांप की तरह सरकते हुए भागने की कोशिश करती है। लाल जटाधारी हीरो की ओर मुस्कुराता है और कहता है, मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूं भाई। इधर वो सरकने वाली लड़की सोचती है कि वो बच निकली, बस ये मौका है, भाग लूं। जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ी, उसने टांगे देखी और चौंक कर पसीने पसीने हो गई। अगले सीन में वो गिड़गिड़ाती दिखती है, रुकिए सज्जनों, हमें नहीं पता था आपके पास डायमंडियम है। देखो तो वो टिपिकल मैनवा स्टाइल में रस्सियों से बंधी है। फिर वो पलटकर बोलती है, हम तो सचमुच राक्षस को मारने आए थे। ये सुनकर वहां सबके चेहरे गंभीर हो गए। डायमंडियम का जिक्र सुन लाल जटाधारी ने लॉयड जैसा मुंह बनाया। ये देख एल्फ लड़की घबराई। सचमुच सचमुच। ना सिर्फ लाल जटाधारी बल्कि हमारा हीरो भी और भड़क गया। ये चोर। वो पुरानी बातें याद करने लगा। उसने कहा था डायमंडियम। फिर होश में आया और सोचा, किसी कीमत पर इसे नहीं दूंगा। तभी ड्रैगन बोला, अब सब समझ आया। बौना चिल्लाया, खबर तो चारों ओर फैल चुकी है। हीरो गुस्से में गरजा, अरे चुप करो। फिर उसने लाल जटाधारी से पूछा, मिस्टर, एक सवाल है। मिस्टर का सुनकर लाल जटाधारी भड़क गया। मुझे मिस्टर लेवल 10 वॉरियर बोल। हीरो ने पूछा, क्या आपके क्लाइंट को भी पता है कि हमारे पास डायमंडियम है? लाल जटाधारी ने नन्हा सा उंगली नाक में डाली और बोला, क्या तुझे लगता है उसने तुझे तेरी सूरत की वजह से बचाया? वो कोई चैरिटी वर्कर नहीं है। हमारा हीरो बोलता है, तो तुम्हें पता था? ये सुनकर वो कहता है, ये तो और भी अजीब है। वो तो अपनी ताकत से इसे छीन सकता था ना। सही कहा ना? फिर वो लाल जटाधारी से बोलता है, तू भी बड़ा अजीब ढंग का है यार। पीछे से वो बंधी हुई लड़की चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। हमारा हीरो कहता है, चलो पहले मिलते हैं पहले। फिर सब स्टार्टिंग प्लाजा पहुंचे। वहां पहुंचते ही हीरो के होश उड़ गए। चारों ओर सैनिकों का जमावड़ा। वो बुदबुदाया, क्या शानदार वेलकम पार्टी है। तभी एक सैनिक गरजा, क्या तूने हमारी अलायंस फोर्स को तबाह किया था? हीरो ने बेपरवाह जवाब दिया, हां, तो क्या? एक और सैनिक चिल्लाया, सुना है तूने हमारे साथियों का क्या हाल किया। हम तुझे अंदर बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। तभी एल्फ लड़की हीरो के आगे आई और बोली, ये शख्स अलायंस का मेहमान है, इसका सम्मान करो। ये सुनकर सारे सैनिक हक्के बक्के एक साथ चिल्लाए, कमांडर, आप क्या कह रही हैं? हम पर हमला हुआ था। एल्फ ने जवाब दिया, हमने पहले हमला किया था। सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। फिर वो हीरो से मुस्कुराकर बोली, तो चले? हीरो, बिल्कुल। एल्फ उसके कान में फुसफुसाई, तुम अपना वादा निभाओगे ना? हीरो कंफ्यूज, किस बारे में बात कर रही हो? एल्फ गुस्से में बोली, डायमंडियम। तूने कहा था अगर मैंने कोई झमेला रोका तो तू मुझे एक टुकड़ा देगा। हीरो ने चिंतित चेहरा बनाकर कहा, हां, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो। तुम गिल्ड मेंबर्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो। वो हंसकर बोली, उसकी चिंता मत कर। ओहो। और पीछे से ड्रैगन और बौना उनकी बातें कान खड़े करके सुन रहे थे। हीरो अंदर घुसकर मार्केट पहुंचता है, जहां तरह तरह के पकवानों की महक उसे पागल कर देती है। उधर लाल जटाधारी को सैनिकों ने अभी भी घेर रखा है। हमारा ड्रैगन, वो तो गुब्बारा लिए फुदक रहा है, खुशी में मस्त। फिर सब लोग यूपी स्केवर्स खाने लगते हैं। लाल जटाधारी बोलता है, मेरे दोस्तों का फेवरेट, जरा चखो। हीरो एक बाइट लेता है और दीवाना हो जाता है। लाल जटाधारी पूछता है, हाँ, मजेदार है ना? हमारा हीरो आंखों में आंसू लिए बोलता है, सोचो, इतना लाजवाब खाना मैंने अब जाकर खाया। आधा गेम तो मिस कर दिया। छोटा ड्रैगन बुदबुदाता है, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट करना ठीक है? तुम्हें डायमंडियम बेचना नहीं था? हीरो बोलता है, हां, चलना चाहिए। तीनों सोचते हैं, क्या झंझट है यार। ड्रैगन मन में बड़बड़ाता है, इंसान ऐसे क्यों होते हैं? एल्फ बोलती है,
कम से कम उस क्लाइंट से मिल लो जिसने हमें तुम्हें बचाने के लिए हायर किया। हीरो झल्लाकर, ठीक है, ठीक है। अगले सीन में हम एक रहस्यमय शख्स को बैठे देखते हैं। हमारा हीरो सवाल करता है, कौन? रहस्यमय शख्स बोलता है, मिलकर खुशी हुई। मैंने ही लेवल 10 वॉरियर लाल जटाधारी को तुम्हें यहां लाने को कहा था। मैं हूं हार्ट हीटर, लोन और तरह तरह के धंधों का सौदागर। हीरो चौंकता है, तुम क्लाइंट हो? हार्ट हीटर जवाब देता है, सुना तुम आए हो, लेकिन सीधे हमारे अड्डे पर नहीं आए। फिर वो लेवल 10 वॉरियर से कहता है, तुम्हें अपना रिक्वेस्ट पूरा करना चाहिए था। लाल जटाधारी भुनभुनाया, मुझे क्या परवाह, मैं इसे यहां लाया ना। हार्ट हीटर डरावनी मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढा क्योंकि। हीरो बीच में टोकता है, ओह समझ गया, तुम डायमंडियम खरीदना चाहते हो, सही ना? बिल्कुल। हार्ट हीटर मुस्कुराया, तुम समझदार हो। मेरी शर्तें हैं, लेकिन तभी जोर का भूकंप आता है, सबके होश उड़ जाते हैं। हार्ट हीटर बोलता है, अरे इसीलिए मैंने कहा था अड्डे पर मिलते। तभी नया कैरेक्टर एंट्री मारता है, क्रोनो लाइफ का महान सौदागर, स्लोथ रायट, गोल्डन थ्रोन का मालिक। सब हैरान। कोई चिल्लाता है, स्लोथ रायट तो क्रोनो लाइफ के मेन सर्वर का एनपीसी है ना, ये दूसरे विश्व में कैसे? हमारा हीरो सोचता है, कोई बड़ा नामी शख्स होगा, क्या विशाल सिंहासन है रे। लेकिन मजे की बात, इतने बड़े सिंहासन पर बैठा है बस एक छोटा सा बच्चा। ये देख न सिर्फ हीरो, बल्कि एल्फ और लाल जटाधारी भी दन। उधर छोटा ड्रैगन तो उसका फैन हो गया। वाह क्या करिश्मा है। और हां, हमारा बौना उसे देखकर शर्मा क्यों रहा है, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। छोटा लड़का भारी एटीट्यूड में बोलता है, बात छोटी रखता हूं। इंसान, मुझे डायमंडियम बेच। तभी हार्ट बीच में टोकता है, लॉर्ड रायट, मिलकर खुशी हुई। माफ करें, लेकिन डायमंडियम मैं पहले। उसके बोलने से पहले छोटा लड़का उसे टोकता है, खामोश। फिर गुस्से में गरजता है, तू हार्ट हीटर है, सांप जैसा चालाक। वो आगे बोलता है, क्या ये तेरे निकम्मे मास्टर का आदेश था, ये घटिया लाइन कटिंग? लेकिन हार्ट बुरा नहीं मानता, अपनी चालाक मुस्कान के साथ कहता है, लॉर्ड रायट। तभी लड़के से लाल आभा निकलती है और वो बोलता है, मेरे बॉस का अपमान मत कर, अगर मरना नहीं चाहता। लॉर्ड रायट यानी हमारा छोटा एंजल लड़का तंज कसता है, जैसी अफवाह थी, तू बिल्कुल बदतमीज है। दिखाओ हमारे लेवल का फर्क। दोनों भिड़ने को तैयार ही थे कि तभी हमारा हीरो बीच में टपकता है, अरे तुम दोनों को बस यही चीज खरीदनी है ना, और मुझे बस बेचनी है। वो मन में सोचता है, क्या किस्मत है यार, इन दोनों में कंपटीशन करवाऊंगा, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाऊंगा। ये सुन दोनों हक्के बक्के। हीरो आगे बोलता है, तो कस्टमर लोग, कितना ऑफर करने का प्लान है? भाई लोग, दिल से दिल तक एक बड़ा वाला धन्यवाद। आज हमारा मैन ऑफ आवर्स हिंदी चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स के इस शानदार माइलस्टोन तक पहुंचा है, और ये सफर आप सब के बिना बिल्कुल अधूरा होता। हर एक लाइक, कमेंट, शेयर और व्यू ने हमें और ज्यादा जोश दिया है। आपके प्यार ने हमें नई मैनवा स्टोरीज, धमाकेदार ट्रांसलेशंस और मजेदार कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर किया है। हम जानते हैं ये जर्नी कभी कभी थोड़ी सी थकाने वाली थी, पर आपके साथ हर पल मजा आया। आपके कमेंट्स पढ़कर हंसी भी आती है और कभी कभी थोड़ी सी इमोशनल बातें दिल को छू जाती है। आप सब हमारे लिए सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं, बल्कि एक बड़ा सा मैन ऑफ आवर्स परिवार है। इस 1000 के सफर में हर उस बंदे का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, सजेशन दिया और हमें और बेहतर बनने के लिए पुश किया। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, आगे और भी धमाकेदार मैनवा रिकैप्स, ट्रांसलेशंस और सरप्राइज आने वाले हैं। बस आप यूं ही हमारा हाथ पकड़े रहना। एक बार फिर दिल से शुक्रिया, और चलो अब 10,000 की तरफ बढ़ते हैं। आपके बिना ये मजा नहीं होता।
स्टे ट्यून्ड और अपना प्यार यूं ही बरसाते रहो।